So we are live, Nitin Bhaiya. Let's wait for some time so that हाँ जी भैया। participants can keep on joining. And friends, those who have joined, if you have any queries regarding yesterday's session, like Nitin Bhaiya said yesterday, you can ask your queries for yesterday's session if you have any queries. भैया अगर 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं आया तो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं क्या सीखा है। सही बात है। हाँ, पर्पस ये होना चाहिए कि लेट अस लर्न समथिंग, राइट? यस। So friends, if you have any query, you can ask your query for yesterday's session. Like yesterday we discussed, initially 10-15 minutes we will take queries for yesterday's session. आपकी कोई भी query हो for yesterday's session, you can feel free to ask in the Q&A or chat box. चलिए, मैं तब तक अगर भैया को क्वेश्चन नहीं आता मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर हुआ क्या, आई गॉट मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग समबडी हैज अटेंडेड हमारा सेमिनार, कल किसी ने अटेंड किया। मॉर्निंग ही सेड नितिन भैया सबको ठीक था, और मुझे वो जो आपने ट्रस्ट के बारे में जो बात बताई वो हमें समझ में नहीं आया, और मैं आई वांट टू डिफर इट। मैंने कहा भैया क्या कहना चाहते हो बताओ भैया। कहते भैया वो जो आप, मैं सेक्शन बताता हूँ भैया हमने बात क्या की थी। हमने बात की थी सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में क्लॉज 2A है, क्लॉज 2A है जो बहुत पुराना है, जहां पे बताया था वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल एज इनकम, कोई दिक्कत नहीं है। पर सेक्शन 11 to 13 एक सेक्शन था जो अभी भी पहले था, पहले था, फिर बीच में हटा दिया गया, फिर दोबारा लेके आ गए। अब वहां पे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मैंने बताया था वो खर्चा मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आपकी रजिस्टर्ड है, इट इज अ, अगर वो मान लीजिए वो बेसिकली अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है 12AA के अंदर, तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, जो मैं जिस तरीके से आपको इंटरप्रेट करने की बात की थी, तो वो कहते हैं नितिन भाई ऐसे तो सेक्शन 11 का जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा। मैं फिर समझाया था, मैंने समझाया क्या था, मैंने उनको भी सुबह क्लियर कर दिया था, और मैं 2-3 चीजें उनको और बताई थी जो आपको मैं करने का तरीका और बताता हूं, जो मैंने आपको कल डिस्कस भी किया था, उसी एंगल से बताता हूं आपको। सर लेट अस टेक हैव अ, पहले मैं एक सिंपल वनीला केस लेता हूं, और उसके बाद थोड़ा सा उसे कॉम्प्लेक्स करूंगा और उसको फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैंने उनको आज सुबह क्या समझाया। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। लेट अस टेक एग्जांपल, वनीला केस की बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी टर्नओवर करीबन, और टर्नओवर छोड़ दीजिए, एक सोसाइटी है और ट्रस्ट है 12AA में रजिस्टर्ड है, उसकी करीबन 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आ गई, राइट? और इट्स नॉट अ कॉर्पस डोनेशन, राइट? तो कॉर्पस होती तो सेक्शन 11 to 13A में कवर हो जाती, तो बात ही खत्म हो जाती। सर अभी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है और साथ के साथ कॉर्पस डोनेशन नहीं है, तो पहली बात तो सर ऑफिस बात है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की आई तो आपको करीबन 85% पैसे खर्च करने हैं। अगर आप 85% खर्च नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप एक्यूमुलेशन में जाएंगे और जो 5 साल के लिए होता है, या फिर आपको सर टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? जब हम टैक्स पे करते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मली टैक्स पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लीज नोट करें। जब आप टैक्स पे करते हो तो लेट अस टॉक लाइक दिस कि व्हेन यू पे द टैक्सेस, तो क्या होता है सर, आप जब मान लीजिए आप एक्यूमुलेशन में नहीं जाते तो आप 11 to 13A से बाहर आ जाएंगे, दोबारा जाएंगे 224 में इनकम है, यस इनकम है। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा 4, 5, 6, 9 का टेस्ट पास कर लेंगे, मैं भी आपको थोड़ी देर समझाऊंगा अभी। उसके बाद सारे सोर्सेस, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है ये सेक्शन 14 में चली जाएगी, क्योंकि 11 to 13 ये क्रॉस कर चुका है, क्योंकि 11 to 13 की आपने कंडीशन पूरी नहीं करी है, तो आप सेक्शन 14 में जाएंगे। जब आप सेक्शन 14 में जाएंगे, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया था एज एक केस बताया था जेके बैंकर्स का, जहां पे मैंने बताया था कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वन कैन आर्ग्यू जो आपका लॉकर रेंट है और जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसे केस में ये सारे सोर्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 में जाएंगे। अब उस सोर्स ऑफ इनकम के पहले आप ये चेक करोगे क्या किस हेड में ये जाना चाहिए। पहली बात, क्या ये सैलरी इनकम है, आंसर इज नो। क्या ये बिजनेस इनकम है, आंसर इज नो। क्या ये कैपिटल गेन्स है, आंसर इज नो। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है, आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सर आईयूएस पे टैक्सेबल होगा। जब अब इनकम हम 10 में जाएंगे तो ऐसे केस के अंदर, अब क्योंकि वहां पे 56 तो 10 के अंदर एक्सेप्शन दी हुई है, प्लीज नोट करें, एक्सेप्शन दी हुई है, जहां पे लेब नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर वॉलंटरी कंडीशन लेता है जो रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में फ्रॉम ईयर 2 ऐसे केस में इट विल बी एग्जम्प्टेड। और क्योंकि 56 तो 10 में सर इन्होंने स्पेसिफिक एग्जम्पशन दे दी है, तो मैं एग्जम्पशन पढ़ूंगा, इसलिए 2018 के बाद ये जो अमेंडमेंट हुई है, अब इससे क्या होगा, 2018 से सर ये इनकम मेरे हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो व्हाट आई वांट टू से,
पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए कल को व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे हाथ में एग्जम्प्टेड है, मैंने तो कोई एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं की, और इसके बावजूद 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाएगा। ओ टैक्सेबल नहीं हो पाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो प्लीज अप्रिशिएट करें, जब भी हम 11 से 13A में जाते हैं और उससे बाहर आते हैं, तो पहले उसका मतलब जो टैक्सेशन होगा वो जनरल प्रोविजन के हिसाब से होगा। तो जनरल प्रोविजन का मतलब किसी ना किसी हेड में तो ये फॉल करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में मैंने एक वनीला केस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया। मैंने कहा भैया लेट अस टेक एग्जांपल कि वो पर्टिकुलर ट्रस्ट है, उसको 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आया, 1 करोड़ रुपए का रेंट आया, और से मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आई। अब उसने मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो मैं 2017 से पहले क्या होता था और 18 के बाद क्या होगा वो समझिए सर। सर क्योंकि मैंने बताया आपको, आपको 3 करोड़ रिसीव हुए, आपने खर्च किए तकरीबन से मान लीजिए 2.25 करोड़ रुपए ला लेते हैं, 2.5 करोड़ तो बहुत मार्कअप हो गया क्योंकि आप 15% बचा सकते थे। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलें कि आपको 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब 75 लाख रुपए का झगड़ा है। अब क्वेश्चन नहीं उठता है कि पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भैया ये पहले खर्चा कहां से हुआ, क्यों। जब आप दोबारा व्हेन यू गो टू, अगर आप जाएंगे, इफ यू गो टू, अगर मैं जनरल प्रोविजन की बात करूंगा तो 75 लाख रुपए चेक करने के लिए मुझे अगेन ये सोर्स ऑफ इनकम है, तो पहले चेक करना पड़ेगा भाई ये रेंटल इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए आपको याद है जब मैंने आपको सर महिंद्रा महिंद्रा का केस समझाया था 404 ITR 1, तो वहां पे मैंने समझाया था कि जब भी आपका लोन का वेवर हो रहा है और सेटलमेंट हो रही है, नाउ ऐसे केस के अंदर आप एग्रीमेंट कर सकते हैं कि सर या तो ये इंटरेस्ट का वेवर है या फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट का वेवर है। सेम वे एसएससी बोल सकता है कि भाई साहब ये तो रेंटल का वेवर है, ये तो मेरा सॉरी ये तो मैंने रेंटल इनकम खर्च कर दी है, या फिर मैंने इंटरेस्ट इनकम खर्च कर दी है, या फिर मैंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन खर्च कर दी है। तो 2018 से पहले एसएससी आर्ग्यू कर सकता था क्योंकि देखिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो रहा है, इंटरेस्ट पूरा पूरा टैक्सेबल हो रहा है, जो सर हाउस प्रॉपर्टी है उस पर 30% डिडक्शन मिलती है। मैं ये तब बोल रहा हूं जब आप सर मान के चल रहे हैं 11 to 13 से बाहर आ जाएंगे। अगर आप 11 to 13 में रहेंगे तो आपको हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल पे 30% डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज ये अपने आप में एक कोड है। तो प्लीज नोट करें, वहां पे मैं मान के चल रहा हूं आप 11 to 13 से बाहर आ गए। अब ऐसे केस में क्योंकि आपका रेंटल इनकम 1 करोड़ रुपए था, वन कैन आर्ग्यू लाइक दिस 2018 से पहले कि सर मैंने इंटरेस्ट इनकम और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन तो खर्च कर दिया है, और जो मेरी रेंटल है उसमें से सर मैंने 25 लाख रुपए खर्च किया है। तो 75 लाख रुपए जब आप बाहर लेके जाएंगे तो 75 लाख रुपए क्या होगा सर, इट विल बी टैक्स अंडर द सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और 75 लाख में 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब लेट अस रिवर्स दिस केस ऑफ 2018। जैसे मैंने आपको बताया सेम सिनेरियो में मान लीजिए 2020 में होता है, अब 3 करोड़ रुपए आई है, तो वो क्या बोलेगा, अब एसएससी बोलेगा भाई साहब जो 1 करोड़ का रेंटल है वो भी मेरा खर्च हो चुका है, जो 1 करोड़ रुपए का मेरा इंटरेस्ट है वो भी खर्च हो चुका है, जो मेरे 75 लाख रुपए बचे वो कौन से बचे हैं, वो मेरे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वाले बचे हैं। और ऐसे केस में ये इनकम जाएगा 56(2)(10) के अंदर, और 56(2)(10) में एग्जम्पशन दी हुई है। मैंने आपको बताया था उस टाइम भी समझाया था, और आज मैंने उन भाई साहब को समझाया। सब प्लीज नोट करें, गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं थी, पर होता क्या है सर, जब भी कोई एग्जम्पशन आती है, डिडक्शन आती है, इनिशियली आपको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करनी बहुत जरूरी है, उसके बाद आप लिबरली के शुरू करोगे। सिंस स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करोगे तो यू कम टू नो दैट इस तरह की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विल फॉल इन दिस एक्सेप्शन। तो ऐसे केस में सर द एसएससी कैन कॉल कि मुझे एग्जम्पशन मिलनी चाहिए और मेरे हाथ में ये चीज टैक्सेबल नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो भैया तो फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा भैया। आई बिलीव आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट द थिंग्स, मैं ये समझाने की कोशिश कर पाया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप बता दीजिए, अदरवाइज 3 मिनट बाद मैं अपना सेमिनार आगे शुरू कर दूंगा जो अपने समझना है। कोई और क्वेश्चन आपको लगता है कुछ समझना हो तो, जो कल हमने डिस्कस किया था। आज मैंने थोड़ा सा सिस्टम भी चेंज किया है, मेरा टारगेट ये रहेगा कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप 25 30 40 बंदे जो भी हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोग आंसर देंगे, और आप लोग जब आंसर देंगे, जब आप आंसर देंगे तब उसके बाद मैं अपना आंसर दूंगा। तब तो टारगेट ये रखूंगा जितने व्यक्ति इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, लेट अस मेक इंटरेक्टिव। कल मेरा क्वेश्चन था कि मैं वन वे ट्रैफिक हो रहा था और लोग बाद में क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं टारगेट मेरा रहेगा कि मैं चीजें पहले पूछूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ अलाउ मी टू स्टार्ट माय पीपीटी नाउ। एक मिनट सर, एक मिनट।
सर पीपीटी नजर आ रही है मेरी दीपक भैया? हाँ भैया दिख रही है। ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्कस, अपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, हम आज की बात करते हैं। पहले कुछ 3 जजमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन के चक्कर में ही आपसे समझूंगा कि लॉ एक्चुअली क्या है, और टारगेट ये रहेगा म्यूचुअल लर्न करना है हमने। और प्लीज मेरी साथ दीजिएगा, प्लीज क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। और दीपक भैया प्लीज मुझे देख के बताइएगा किसका आंसर क्या आ रहा है। नाम नहीं बताना है, आपने ये बताना है क्या आंसर, कौन से आंसर आ रहे हैं, यस नो क्या आंसर आ रहा है वो बताना है। ठीक है भैया? ठीक है, ठीक। नाउ पहली जजमेंट है CWT वर्सेस एलिज जिमखाना 1998 229 ITR 1 सुप्रीम कोर्ट. It was held as the rule of constitutional transaction is that before taxing any person, it must be shown that he falls within the ambit of transaction by clear word used in the section. बोलता भैया आपको चार्जिंग सेक्शन के बाय क्लियर वर्ड्स ये दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं इस पे फिट कर रहा हूं, एंड नो वन कैन बी टैक्स बाय इम्प्लीकेशन. आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये शायद इस पे टैक्स लग जाए. सॉरी, आपको बताना पड़ेगा ये 4 कॉर्नर्स में आ रहा है. A charging section should have to be construed very strictly. If a person has been bought within the ambit of transaction by clear words, he cannot be taxed at all. मतलब अगर कोई व्यक्ति आप ट्रांजेक्शन के बीच में नहीं लेके आ पाते तो उसका टैक्सेशन नहीं हो सकता. नाउ एक और जजमेंट है सर गोविंद सरन गंगा सरन वर्सेस CST 1985 155 ITR 144 सुप्रीम कोर्ट की है, और इसकी अल्टरनेटिव साइटेशन है 60 STC 1. सर एज पर सुप्रीम कोर्ट it describes the 4 essential components which enables the concept of tax are as under. पहला बोलता है सर 4 पिलर्स है या 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टैक्सेशन करने के लिए. मैं आपको करके दिखाऊंगा. सबसे पहला व्हाट इज द इवेंट. इवेंट क्या है? तो आपको मान लीजिए मैं जीएसटी जब पढ़ाते हैं, मान लो दीपक भैया जब सेमिनार कराते हैं जीएसटी में, तो जीएसटी वाले सबसे पहले समझाते हैं कि भैया सप्लाई होना बहुत जरूरी है. तो ऐसे अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूं तो वहां पे एक्रू और आइज या रिसीव की बात करता है. तो व्हाट आई वांट टू से दैट इज द इवेंट. तो इवेंट क्या है? अब दूसरी बात बोलता है किस व्यक्ति पे आपको सर टैक्स लग रहा है. जैसे मान लीजिए वो इनकम तो आ रही है, हमारे इवेंट भी पता, पर ये नहीं पता मेरे हाथ में टैक्स होगी या दीपक भाई के हाथ में टैक्स होगी, तो टैक्सेशन नहीं हो पाएगा. तीसरी बात सर व्हाट इज द मेजरमेंट, व्हाट इज द मतलब वैल्यूएशन करके आप क्वांटिफिकेशन कैसे करते हो. तो व्हाट आई वांट टू से जैसे मैंने आपको कल 2-3 तरीके बताए थे जहां पे वैल्यूएशन फेल हो जाती है, आपको याद होगा. जैसे मैंने बताया था आपको सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 के अंदर, सब क्लॉज 4 के अंदर सर परक्विजिट्स के टाइम पे कई सब ऐसे हो सकते हैं जहां पे वैल्यूएशन फेल हो जाएगा, या फिर जहां पे मैंने बताया था बीसी श्रीनिवास शेट्टी जैसा केस जहां पे कंप्यूटेशन मैकेनिज्म फेल हो गया. तो अगर आपका वो कंप्यूट नहीं हो पाया तो भी गेम खत्म है. और चौथा है टैक्स रेट. तो मतलब 4 चीजें, पहली बात तो इवेंट, दूसरा किस व्यक्ति के हाथ में हो रहा है, फिर अमाउंट कितना है, और फिर चौथा टैक्स रेट क्या है. प्लीज नोट करें ये चारों के चारों किसी भी टैक्सेशन होने के लिए बहुत जरूरी है. इन चारों में से कोई भी एक कम हो गया टैक्स नहीं हो पाएगा. इसे मैं बार बार चेक भी करूंगा आपके सामने क्योंकि मैंने आपको 3 टेस्ट भी बताने हैं. नाउ आखिरी जजमेंट जो मैं समझाने आ रहा हूं अभी, उसके बाद मैं जो जो चीजें समझाऊंगा उसमें समझेंगे. एवी फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 657. While explaining the interpretation of taxing provisions, the apex court in the above said case made the following observation. It said the tax can be charged only if the activity sought to be taxed falls squarely within the taxing entry. A tax cannot be imposed by presumption, but must be imposed only as per the specific language of the taxing entry. Each word used in the taxing provision must be given effect into. Further, it added to say what was not written should not be read into. Please note करें, उन्होंने बोला जो लिखा है उसे पढ़ना पड़ेगा और जो नहीं लिखा है उसे आपको नहीं पढ़ना है. प्लीज नोट करें, जजमेंट को मैं आगे कहीं यूज करूंगा. मैं फिर से बोल देता हूं, तो जब भी आप इंटरप्रिटेशन करें किसी भी सेक्शन को, तो सर आप एक इंटरप्रिटेशन का एक रूल अपने दिमाग में गांठ बांध लें. ये नोट कर लें कि सर जब भी आपको इंटरप्रिटेशन करनी है हर एक वर्ड का एक मीनिंग है. कोई भी वर्ड को आप ये नहीं बोल सकते ये वर्ड तो इटियोस है. तो प्लीज नोट करें, कोशिश ये करनी है कि हर एक वर्ड के मीनिंग के बाद आपका इंटरप्रिटेशन निकले. पर मान लीजिए आपका वो पर्टिकुलर वर्ड कोई ऐसा वर्ड ऐसा है जो एब्सर्ड मीनिंग की तरफ लेके जा रहा है, तो उस केस में सिर्फ आप उस वर्ड को छोड़ेंगे, अदरवाइज हर एक वर्ड का आप मीनिंग लिख पाएंगे. दूसरी बात सर जो लिखा है उसे तो पढ़ना ही है, जो नहीं लिखा है उसे अपने आप से नहीं पढ़ना है. अगर पार्लियामेंट ने कोई वर्ड नहीं लिखा है तो आप अपने आप से या कोर्ट अपने आप से कोई वर्ड उसमें ऐड नहीं कर सकता. नाउ अब एक क्वेश्चन आप सबसे बिफोर आई गो फर्दर. सर जब भी हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर कल हमने समझा सेक्शन 224 में इनकम की बात करी. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है
कि और मैंने बताया आपको कि भैया या तो वो रियल इनकम जो इनकम की डेफिनेशन में फॉलो करेगा या फिर 18 सब क्लॉजेस में डलेगा। अब क्वेश्चन उठता है, क्या इनकम टैक्स में क्या सिर्फ इनकम का टैक्सेशन होता है या किसी और चीज का भी होता है? सर इनकम टैक्स में टैक्सेशन किस चीज का होता है, इनकम का या किसी और चीज का? मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का, प्लीज बताइएगा। हाँ जी भैया, क्या आंसर आ रहा है भैया, दीपक भैया? बता रहा हूँ भैया, इनकम का आ रहा है अभी। तो सब क्या कह रहे हैं, इनकम का आएगा भैया? हाँ, ओनली इनकम का। इनकम का। तो भैया मैं मान के चल रहा हूं अगर एक ही आंसर आया और सबने एक बंदे ने इनकम बोला है और सारे बोले इनकम बोल रहे हैं, तो मेरा पर्सनल मानना है कि सारे के सारे इनकम बोल रहे हैं। तो डीम्ड इनकम भी हरीश बत्रा जी बोल रहे हैं। है जी। डीम्ड इनकम भी एक आंसर आया है। सर डीम्ड इनकम भी आपने आंसर बताया। सर प्लीज नोट कर ले, बत्रा साहब और जिन्होंने इनकम का डेफिनेशन दिया है प्लीज नोट कर ले, दोनों आंसर गलत है। सर टैक्सेशन होता है टोटल इनकम का। मैं फिर से बोल देता हूं सर, टैक्सेशन होता है टोटल इनकम का। अभी आपको दिखाता हूं, देखिए क्या बोलता है सेक्शन 4, हमारा ट्रांजेक्शन है वो क्या बोलता है, वेन सेंट्रल एक्ट एनैक्ट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज इन असेसमेंट ईयर एट एनी रेट और रेट्स, इनकम टैक्स एट दैट रेट और दोज shall be charged for that year in accordance with and subject to the following provision in respect of total income of the previous year of every person। तो प्लीज नोट करें, सब बोल रहा है टोटल इनकम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा नितिन भाई, इनकम और टोटल इनकम में क्या फर्क है? बात तो एक ही है, क्या दिक्कत है? नहीं सर, सर टोटल इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 45। सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 ये बोलता है टोटल इनकम मींस टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 5 कंप्यूटेड एज पर मैनर लेट डाउन अंडर दिस एक्ट। देखिए सर कुछ ऐसी लिखा हुआ है क्या, टोटल इनकम मींस टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन अंडर दिस एक्ट। नाउ प्लीज नोट करें, इसका मतलब टोटल इनकम के 3 टेस्ट होने बहुत जरूरी है। पहला सर इट हैज टू बी इनकम फर्स्ट, जो मैंने आपको 224 में समझाया था कल। सेक्शन 2 सब प्लस 24 में पहले इनकम का टेस्ट पास होना चाहिए, उसके बाद वो इनकम सेक्शन 5 में रेफर्ड होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इनकम तो है पर सेक्शन 5 में रेफर्ड नहीं है तो सॉरी सर वो टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं होगा, तो सेक्शन 4 में टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद सर ये दोनों जब टेस्ट पास होंगे उसके बाद कंप्यूटेशन मैकेनिज्म, जहां पे मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे कि मान लीजिए अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं, आप मान लीजिए कंसेशन ही निकाल पा रहे, या फिर आपको यही नहीं पता, कॉस्ट एक्विजिशन नहीं पता, या फिर डीमिंग कॉस्ट एक्विजिशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ऐसे केस में वो इनकम बीसी शिमाला शेट्टी वाले केस के हिसाब से सर कैपिटल सीट बन जाएगा, नॉट चार्जेबल टैक्स। तो व्हाट आई वांट टू से 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इट हैज टू बी इनकम फर्स्ट, जो मैंने आपको कल समझाया था, फिर सेक्शन 5, उसके बाद कंप्यूटेशन मैकेनिज्म। प्लीज नोट करें वाटरफॉल ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। पहले आप इनकम चेक करेंगे, जब तक इनकम नहीं बनेगी सेक्शन 5 में आप नहीं जा सकते। इनकम के बाद सेक्शन 5 में जाएंगे, उसके बाद कंप्यूटेशन मैकेनिज्म जाएगा। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया, जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया अब इनकम टैक्स में टैक्सेशन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको अभी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का बताया था, इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में पहली बात तो इनकम बनती है। जब वो इनकम बनती है तो उसके बाद सर वो सेक्शन 4 में जाएगा और टोटल इनकम के लिए 4, 5, 6, 9 का टेस्ट पास करेगा। उसके बाद ये इनकम सेक्शन 14 में जाती है और ये चेक करती है कि ये पर्टिकुलर सोर्स किस हेड का है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस, अगर कैपिटल गेन्स है तो कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर आईयूएस है तो आईयूएस और सैलरी है तो सैलरी। अब ऐसे केस के अंदर आप ये नोट करेंगे हर हेड के लिए एक रिस्पेक्टिव चैप्टर है। जैसे मैं बात करता हूं बिजनेस इनकम के लिए क्या है, चैप्टर 4D। ऐसे ही अगर सैलरी की बात करें तो 15, 16, 17, जिसमें 15 सेक्शन क्या है आपका चार्जिंग सेक्शन है। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं सेक्शन 22 आपका चार्जिंग सेक्शन है। ऐसे बात करूं अगर मैं बिजनेस इनकम की बात करूं सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है। कैपिटल गेन्स 45 इज अ चार्जिंग सेक्शन और सेक्शन 56 इज अ चार्जिंग सेक्शन फॉर आईयूएस। और जैसे मैंने आपको समझाया था कल, आपको बताया था एक 61 ITR 229 जजमेंट बताया था, जहां पे मैंने बताया था कि भैया आईओएस कोई रेजिडुअरी क्लॉज नहीं है, वो एक गार्बेज नहीं है कि कोई चीज कहीं पे और टैक्सेशन नहीं हो पाई तो यहां पे टैक्स नहीं हो पाएगी। अभी 2-4 एग्जांपल लेके समझेंगे भी हम। नाउ हैविंग सेड दैट प्लीज नोट करें ये जो चार्जिंग सेक्शन मैंने बताया रिस्पेक्टिव हेड्स में, वो टेस्ट भी पास होना जरूरी है। तो व्हाट आई वांट टू से, आप ये सारी चीजें बन के आप सेक्शन 14 में आए और फिर रिस्पेक्टिव हेड में आपको चीजें कंप्यूट करनी है, तो उससे पहले आपको उस हेड का रिस्पेक्टिव सेक्शन भी, रिस्पेक्टिव चार्जिंग सेक्शन भी अप्रूव करना पड़ेगा।
अगर रिस्पेक्टिव चार्ज सेक्शन को टेस्ट आपने पास नहीं किया, अगेन आपकी इनकम उस हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। जब उस हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाएगी तो ऐसे केस में वो अगेन क्या बन जाएगा, आईयूएस पे नहीं जा पाएगा, टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा वाले केस के अंदर डिपार्टमेंट से पूछा गया, डिपार्टमेंट ने बोला कि सर ये 28/4 में टैक्सेबल हो जाएगी। जहां पे सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या ये परक्विजिट्स या बेनिफिट है, इन काइंड है क्या? आंसर इज नो। तो उन्होंने बोला जब इन काइंड नहीं है तो 28/4 में टैक्सेबल नहीं बन पाएगा। और 41(1) अगर मैं इसे चार्ज सेशन मानता हूं तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है तो ऐसे केस में सर ये रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी भी नहीं बन पाएगा, इसलिए टैक्स नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैंने आपको समझाया था, जो मैंने आपको जजमेंट बताई थी जिस घंटे से बताया था कि कोई इनकम जो बिजनेस रिलेटेड है अगर बिजनेस में टैक्सेबल नहीं हो पाई तो ऐसे केस के अंदर आप आईयूएस में नहीं जा पाएंगे। नाउ हैविंग सेड दैट लेट अस सी कि भैया टैक्सेशन इनकम टैक्स में होता कैसे। लेट अस सी एग्जांपल। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेक्शन 5 में लिखा होता है एक्रू और राइज और या फिर लिखा होता है रिसीव। तो क्वेश्चन उठता है सर ये एक्रू और राइज और रिसीव लगता किसके लिए, क्योंकि हमने 224 समझ लिया है, अब सेक्शन 5 भी समझना बहुत जरूरी है तो दूसरा टेस्ट सेक्शन 5 का है। तो प्लीज नोट करें, लेट अस टॉक अबाउट हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट। लेट अस टेक, दीपक भैया ने बोला नितिन भाई आपकी एक प्रॉपर्टी पड़ी है कनाट प्लेस के अंदर और काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं वो प्रॉपर्टी आप मुझे दे दो और इस पे मैं एक हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे और उसको मैं ऑडिटोरियम बनाऊंगा। मेरा टारगेट है स्टडी कैफे का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होना चाहिए कि कोई भी सेमिनार हो वहां पे ऑर्गेनाइज हो। मैंने कहा ठीक है भैया वहां पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा भैया एक काम करो, प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि आप यहाँ पे बनाओगे तो मुझे आप रेंटल कब शुरू करोगे। लेट अस टेक एग्जांपल, ही हैज टॉक्ड टू मी ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को बात करी तो उन्होंने बोला नितिन भैया बनने में तो करीबन 9-10 महीने लग जाएंगे, तो आप एक काम करो रेंटल मैं शुरू करूंगा आपका 1 अक्टूबर से। मैंने कहा भैया देखो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो 1 जनवरी में और रेंटल शुरू करोगे 9 महीने बाद, तो आप एक काम करो मुझे आप 9 मंथ की सिक्योरिटी रेंट पे रेंट की एडवांस दे दो और साथ ही साथ 9 मंथ का रेंट मुझे एडवांस में दे दो। अब अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, प्लीज नोट करें सिक्योरिटी टैक्सेबल नहीं होती। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट अबाउट 9 मंथ रेंट, वो टैक्सेबल कब होगा, आज जब मुझे रिसीव हुआ है या फिर 9 महीने बाद अक्टूबर के बाद? बताइए सर, मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। बताइए सर कब टैक्सेबल होगा, आज या फिर 9 महीने बाद? मैं वेट करूंगा सर आपके आंसर का। क्या आंसर आ रहा दीपक भैया? हेलो सॉरी दिन भैया, ये क्या आंसर आ रहा भैया? अभी आंसर्स आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के बाद। तो सारे के सारे 9 महीने की बात कह रहे हैं भैया? यस। तो अगर सारे के सारे 9 महीने कह रहे हैं, बात कह रहे हैं, तो मेरा पर्सनल मानना है सारे के सारा का सबका आंसर 9 मंथ है। तो प्लीज नोट करें आंसर इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के मन में अगर ये लग रहा है कि रेंट टैक्सेबल हो जाएगा जब आपको रिसीव किया तो प्लीज नोट करें जब तक आप सर्विस नहीं देंगे, जब तक प्रॉपर्टी रेंटल पे नहीं शुरू होगी, सर्विस आपने नहीं दी, सप्लाई नहीं हुई, तो ऐसे केस में तब तक ये एडवांस रेंट है। और प्लीज नोट करें हाउस प्रॉपर्टी में कहीं नहीं लिखा हुआ रिसीव बेस्ड टैक्सेशन होगा, तो टैक्सेशन कैसे होता है, एक्रू और राइज के हिसाब से। नो लेट अस कम टू बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम में लेट अस टॉक अबाउट, दीपक भैया आपको पता है बहुत बड़े चार्ट अकाउंटेंट हैं। अब दीपक भैया को मान लीजिए 3 लाख रुपए मैंने एडवांस दे दिए, मैंने आज दे दिए 3 लाख रुपए। अब इन्होंने सर्विस मुझे 3 साल बाद दी या 2 साल बाद दी। अब ऐसे केस में दीपक भैया मान लीजिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सब पैसे मैंने आज दिए, सर्विस भैया 2 साल बाद दे रहे हैं, तो क्वेश्चन उठता है क्या ये टैक्सेशन आज ऑफर करेंगे या फिर सर 2 साल बाद? मैं वेट करूं सर आपके आंसर का। क्या आंसर है भैया, आज करेंगे या 2 साल बाद? 2 साल बाद। 2 साल बाद। तो सभी 2 साल बाद कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सब 2 साल बाद। सब 2 साल बाद कह रहे हैं। तो मेरा मानना ये है सब 2 साल बाद कह रहे हैं। तो अगर आप में से किसी व्यक्ति को एक कंफ्यूजन हो रहा हो कि भैया 145 है, तो मैंने आपको बताया भैया वाटरफॉल ऊपर से नीचे आएगा, पहले वो इनकम बनेगा क्योंकि ये एडवांस है, दीपक भैया को मैंने एडवांस दिया हुआ है। तो जब तक ये इनकम का टेस्ट पास नहीं होगा तब तक आप कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो 2 जजमेंट बता रहा हूं, वो जजमेंट नोट कर लें। सर सीआईटी वर्सेस दिनेश कुमार गोयल 331 आईटीआर 10/2011 का जजमेंट है। जजमेंट में समझाया गया था कि भैया अब जब तक कोई सर्विस आप नहीं दोगे तब तक वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे पैसे पहले रिसीव हो गए। इसी वजह से सर भारतीय एयरटेल वाले केस के अंदर
सर जहां पे प्रीपेड सिम कार्ड आता है, प्रीपेड सिम कार्ड आता है, तो ऐसे केस में जब तक वो यूज नहीं होता तब तक वो आपके हाथ में रेवेन्यू, भारतीय एयरटेल के नाम पे रेवेन्यू नहीं माना जाता। और जजमेंट नोट कर ले, सीआईटी वर्सेस श्याम टेलीलिंक्स लिमिटेड 410 आईटीआर 31 और भारतीय एयरटेल वर्सेस डीसीआईटी 372 आईटीआर 33। इन दोनों जजमेंट ने ये बोला कि जब तक आप प्रीपेड सिम कार्ड यूज नहीं हो पाएंगे, यूटिलाइज नहीं होंगे, तब तक आप रेवेन्यू नहीं मानेंगे। नो, अब सर जो आईओएस है सेम इज बिजनेस इनकम, और व्हाट अबाउट कैपिटल गेन्स? जब कैपिटल गेन्स की बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफर। अब प्लीज नोट करें, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी दीपक भैया को बेची, भैया से पैसे आए ना आए तो मेरे को कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन बोलता है अराइजिंग, कैपिटल गेन क्या बोलता है? अराइजिंग। 45 से क्या बोलता है? अराइजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, मुझे सर टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन एक्रू अराइज। नाउ देखिए हाउस प्रॉपर्टी भी क्या, बिजनेस इनकम भी क्या, और आपकी कैपिटल गेन्स भी क्या, और मान लीजिए लेट अस टॉक अबाउट आईओएस भी सेम एज मैंने बताया बिजनेस इनकम की तरह, तो टैक्सेबल होगा एज पर एक्रूअल अराइज। बट सैलरी इज एन एक्सेप्शन, जहां पे सर अगर मान लीजिए मैं आपके नीचे काम करता हूं, तो आपने मुझे सैलरी दी ना दी, मेरे हाथ में टैक्सेशन होगा ऑन ड्यू बेसिस। पर मान लीजिए आपने मुझे कोई एडवांस सैलरी दे दी, वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। तो इसका मतलब सैलरी एक्सेप्शन टू दिस केस, अदरवाइज सारे की सारी इनकम एक्रू और राइस पे टैक्सेशन हो रही है। अब क्वेश्चन ही उठता है, जब सब कुछ काम एक्रू और राइस पे हो रहा है, सारा काम एक्रू और राइस पे हो रहा है, तो क्वेश्चन ही उठता है कि भैया क्या ये जो वर्ड रिसीव लिखा हुआ है, जो वर्ड रिसीव लिखा हुआ है, वो क्या सैलरी के लिखा हुआ है? तो ऐसा कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि जहां पे रिसीव पे भी टैक्सेशन हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी? तो प्लीज नोट करें, आज के बाद आप इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहला रियल इनकम, दूसरी डीम्ड इनकम। सर मान लीजिए मैं बात करता हूं सेक्शन 222 डीम्ड डिविडेंड, जो हमने कल डिस्कस भी किया था, जहां पे उन्होंने बोला लोन्स एंड एडवांसेस। मान लीजिए एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को दिया लोन्स एंड एडवांसेस, क्या लोन्स एंड एडवांसेस लेना या देना कभी इनकम? द आंसर इज नो, इट इज नॉट ए इनकम। पर क्योंकि डीमिंग प्रोविजन आ गया, रिसीव बेस्ड टैक्सेशन। सर 56(2)(7) भी वो क्या बोलता है? वेर अ कंपनी नॉट बी कंपनी सब्सिडायरी इंटरेस्ट रिसीव्स, मतलब शेयर प्रीमियम लेना या देना, चाहे वोडाफोन का केस पकड़ ले, चाहे ग्रीन फैक्स का जजमेंट पढ़ ले, ये सारी जजमेंट ये बोलती थी कि भैया सारी की सारी कैपिटल रिसीव्ड है, क्योंकि 56(2)(7) भी डाल दिया गया, अब शेयर प्रीमियम आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, रिसीव बेस्ड टैक्सेशन। सर 56(2)(5) तो 56(2)(6) बना, और 56(2)(7) के बाद सर उसके बाद अब 56(10) बन गया। सर जो गिफ्ट आप जो रिसीव करते हो, अगेन रिसीव बेस्ड टैक्सेशन। तो व्हाट आई वांट टू से, दिस जितने भी डीमिंग प्रोविजन है ये रिसीव बेस्ड टैक्सेशन होते हैं, और वेरा जो बाकी इनकम होती है वो एक्रू और राइज के हिसाब से। नाउ अब लेट अस टॉक अबाउट, लेट अस एग्जांपल लेके बात करते हैं कि मान लीजिए से बद्रा साहब से लंदन रहते हैं, और वो मेरे को अपना छोटा भाई या छोटा बेटे की तरह समझते हैं, ऐसे मान लीजिए। अब लेट अस टेक एग्जांपल, दीपा भाई और मैं और बद्रा साहब हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए मुझे पैसे की एकदम दिक्कत आ गई। अब ऐसे केस के अंदर सर हुआ क्या, दीपक भाई ने बत्रा साहब को बोला कि सर नितिन भैया को कुछ दिक्कत है पैसे की, देखो इनकी कैसे मदद कर सकते हैं। और कल मान लीजिए कल लंदन जा रहे हैं, और बत्रा साहब इज अ नॉन रेजिडेंट और ही स्टेइंग इन लंदन। अब ऐसे केस में आई वेंट टू लंदन, तो मैं लंदन में भैया का फोन आया, बत्रा साहब का फोन आया, ही कॉल्ड मी अप, इन्होंने नितिन क्या कर रहा है आजकल, कहाँ पे? मैंने कहा भैया लंदन में आया हूँ किसी काम से। तो क्या बोले, एक काम कर, कल डिनर मेरे साथ कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने इनके साथ रात को कल डिनर किया, इन्होंने 25 लाख रुपए का चेक काट के मुझे दे दिया। सब प्लीज नोट करें, लंदन में मैं डिनर कर रहा हूं और ये नॉन रेजिडेंट है, मेरा स्टेटस आरओआर है। अब ऐसे केस के अंदर जब मैं आरओआर की बात करता हूं, प्लीज नोट करें, तब बत्रा साहब मेरे रिलेटिव नहीं है, इज मोर लाइक रियल ब्रदर टू मी, इज मोर लाइक एल्डर टू मी, बट ही इज नॉट एक्चुअली माई रिलेटिव। जिन्होंने पैसे दिए हैं वो गिफ्ट दिया है, लोन नहीं दिया। तो क्वेश्चन उठता है, जो गिफ्ट मिला है, मेरा स्टेटस आरओआर है, तो क्या ये चेक मेरे हाथ में सर गिफ्ट के नाम पे टैक्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैं वेट करूं सर आपके आंसर का। क्या आंसर है भैया? टैक्सेशन होगा या नहीं होगा भैया? कुछ कह रहे होगा, कुछ कह रहे नहीं होगा, ज्यादातर टैक्सेबल बोल रहे हैं। ठीक है भैया, सब कह रहे टैक्सेबल। तो मैंने आपको बताया भैया, जब भी आपको चेक करना है इनकम पे टैक्सेशन नहीं होगा, टैक्सेशन होगा टोटल इनकम पे। मैंने बताया सेक्शन 224 में इनकम है, आंसर इज यस। अब देखते हैं क्या सेक्शन 5 का टेस्ट भी पास कर रहा है क्या? सेक्शन 5 के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्लीज नोट करें, सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया
क्या ये पैसे इन इंडिया रिसीव हो रहे हैं क्या? तो प्लीज नोट करें, ये पैसे इंडिया में रिसीव नहीं हो रहे। अब आप ये बोलोगे नितिन भैया आपका स्टेटस ROR है, ये इनकम एक्रू और टू हिम आउटसाइड इंडिया, वहां पे तो टैक्सेबल हो जाएगा, और वो आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होती है। तो प्लीज नोट करें, मैंने आपको क्या समझाया था ईडी सेशन के केस में 26 ITR 27 में 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझाया था, जो उन्होंने मोरवी इंडस्ट्रीज, चाहे आप बात कर लो एक्सेल इंडस्ट्रीज, चाहे उन्होंने बात कर ली उसके बाद गोदरेज इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो बात कर लो आप बलबीर सिंह मेनी जो 2017 में आई थी, या कोई भी जजमेंट जहां पे एक्रू और राइस को डिफेंड किया गया है, चाहे वोडाफोन की बात करें हम, सब प्लीज नोट करें एक्रू और राइस को सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि दैट व्हाट इन बाय एक्रू और राइस, इट सेड टू लिम्स। पहला, नॉट ओनली यू हैव अर्न, अदर पर्सन शुड हैव लायबिलिटी टू पे इट आल्सो, किसी ना किसी की लायबिलिटी होनी चाहिए, somebody has an obligation to pay it also। तो जब मैं बत्रा साहब के घर पे गया था डिनर करने के लिए, तो क्या बत्रा साहब का कोई ऑब्लिगेशन था मुझे पे करने का गिफ्ट? आंसर इज नो। जब उनकी लायबिलिटी नहीं है तो ये इनकम एक्रूअराइज नहीं हो सकती। क्या मैं ऐसा बोल सकता था बत्रा साहब आपके यहाँ डिनर करने आया हूं, 25 लाख का तो चेक देना ही पड़ेगा? तो आंसर इज नो, उनकी मर्जी थी। क्या पता 1 लाख का चेक देते, क्या पता 5 लाख का, क्या पता 50 लाख का, क्या पता कुछ ना देते, क्या पता मेरी पीठ पे हाथ रखते बोलते नितिन ऐसी दिक्कत आती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं बोल सकता नहीं सर डिनर करने आओ 25 लाख का तो चेक देना पड़ेगा? आंसर इज नो सर, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो प्लीज नोट करें सर, गिफ्ट हमेशा रिसीव होते हैं। अगर आपको इस बात पे जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो 2 एग्जांपल देता हूं, फिर आपको कुछ चीजें और समझाता हूं आपको। पहले मैं जजमेंट नहीं बताता था, अब आज स्टडी कैफे ने बुलाया है तो कुछ जजमेंट्स भी बता के जाऊंगा, क्योंकि अकेले मैं जब बोलता हूं तो बात समझ में नहीं आती है, जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है समझ में आता है, हाई कोर्ट बोलता है समझ में आता है। पहला नोशन सब प्लीज नोट करें, मैंने बताया था सर गिफ्ट टैक्स एक्ट वाज एबॉलिश इन 1998, और अगर आप गिफ्ट टैक्स एक्ट को चेक करें इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू जेडके। तो लोग क्या करते थे, जब गिफ्ट टैक्स एक्ट के टाइम पे लोग जेडके जाते थे और वहां पे वो गिफ्ट उनको मिल जाता था, कोई उनको गिफ्ट देता था, तो जैसे गिफ्ट उनको जेडके मिलता था अब वो वापसी दिल्ली आ गए, मेरठ आ गए, या यूपी आ गए, या फिर गुड़गांव आ गए, तो इसका मतलब वहां पे गिफ्ट टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती। सेम इन द स्टेटस ऑफ लंदन और यूएस। अगर आउटसाइड इंडिया में बाहर गया और मुझे गिफ्ट मिल गया, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स। मैं क्यों आपको सर। दूसरी बात सर, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा नितिन भाई जब आपको चेक मिला है, पहली बात तो क्या आपने चेक कहां जमा किया? लेट अस टेक एग्जांपल, मैं 2 केस लेता हूं। मान लीजिए चेक मैंने से इंडिया में जमा किया, और मान लीजिए चेक मैंने मेरा आउटसाइड बैंक था वहां पे जमा किया, और उसके बाद मैंने पैसे ट्रांसफर कर लिए। तो मान लीजिए जहां पे चेक मुझे रिसीव होता है और मैंने पैसे बैंक में डाले हैं, तो प्लीज नोट करें सर जहां पे चेक रिसीव होता है दैट वाज द डेट एंड प्लेस, जहां पे ये प्रिज्यूम किया जाएगा मुझे पैसे रिसीव हो गए हैं। अगर आपको जजमेंट नोट करनी है यू कैन नोट द जजमेंट। सर सीआईटी वर्सेस ओगेल ग्लास वर्क्स लिमिटेड, सर सीआईटी वर्सेस ओगेल ग्लास वर्क्स लिमिटेड 25 ITR 529, सीआईटी वर्सेस किर्लोस्कर ब्रॉस लिमिटेड 25 ITR 547, सीआईटी वर्सेस जगदीश मिल्स लिमिटेड 371 ITR 114, सीआईटी वर्सेस अजमाही मिल्स लिमिटेड 103 ITR 449, और सीआईटी वर्सेस पटने एंड कंपनी 361 ITR 488। वो बोलता भैया जो डेट है और जो प्लेस है वो कौन सी मानी जाएगी? जहां पे आपने चेक रिसीव किया है। उसके बाद अगर चेक आपका बैंक इंडिया में जाके पास हो या जहां मर्जी पास हो, वो मैटर नहीं करता। अब ऐसे केस में ऑफिस बात है, जब बत्रा साहब ने मुझे चेक दिया होगा तो बत्रा साहब से चेक जब मैंने रिसीव किया होगा तो फेसबुक में फोटो भी खिंचवाई होगी, और जहां पे लोकेशन आई होगी कहा की सर लंदन की। नाउ अब उसके बाद कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है नितिन भाई एक बार बताओ, चलो आपकी बात बड़ी कर दी, आपने चेक रिसीव कर दिया, मान लीजिए आपने चेक बैंक में डाल दिया होता तो क्या होता? बैंक में डाल दिया होता वहीं पर ही, और उसके बाद आपने पैसे वापस मंगाए होते तो क्या होता? तो प्लीज नोट कर लें, जब आप पैसे बैंक से मंगाते हो, व्हाट आई वांट टू से, पहली बार जहां पे रिसीव होगा तो सर इनकम वहां पे चेक करोगे। जैसे मैंने बताया गिफ्ट, आप जो गिफ्ट रिसीव हुआ आउटसाइड इंडिया इट इज नॉट टैक्सेबल नाउ। अब ऐसे केस के अंदर उसके बाद जब पैसे मूव होते हैं, मान लीजिए उस बैंक से, लंदन के बैंक से इंडिया के बैंक में आ गए, दैट इज ओनली मूवमेंट ऑफ मनी। तो ऐसे केस में प्लीज नोट करें रिसिप्ट होने के लिए 2 व्यक्ति होने बहुत जरूरी है, और ऐसे केस के अंदर मेरा लंदन में बैंक अकाउंट है उससे मैंने ट्रांसफर अपने इंडियन वाले बैंक अकाउंट में कर दिए, दैट इज ओनली अ ट्रांसफर और रेमिटेंस। तो प्लीज नोट करें 2 व्यक्ति नहीं है तो ये मूवमेंट ऑफ मनी है, ये रिसिप्ट नहीं है। अगर आप जजमेंट नोट करिए, जजमेंट नोट कर ले, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है केशव मिल्स लिमिटेड
वर्सेस सीआईटी, और दूसरी जजमेंट है सैयद अली वर्सेस क्राउन 1 आईटीसी 402। एक और जजमेंट नोट कर रहे हैं, वो भी नोट कर ले, सीआईटी वर्सेस कल्याणा कृष्णन 195 आईटीआर 534, जहां पे उन्होंने बोला है कि द वर्ड रिसीव्स इंप्लाइज 2 पर्संस आल्सो। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उन्होंने बताया था कि भैया जो बाद वाली मूवमेंट है वो सही मायने में मनी की तरह जाती है। नाउ अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आएगा, नितिन भाई एक बार बता दो, मान लीजिए लेट अस टेक एग्जांपल, जहां तो मैं लंदन चला गया, मान लीजिए मैं इंडिया में ही होता, मान लीजिए इंडिया में ही होता। अब ऐसे केस के अंदर बत्रा साहब ने मुझे अगर चेक भेज दिया तो क्या होता? तो आप रिसीव इंडिया में मानते। तो प्लीज नोट करें सर, इस पर डिपेंड करता है कि सर ऐसे केस में किसने क्या रिक्वेस्ट की थी। अगर मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं तो मुझे आप प्लीज चेक भेज दें, तो इसका मतलब जब वो चेक कुरियर में लगाएंगे, जब चेक कुरियर में लगाएंगे, वो जो कुरियर एजेंसी है वो मेरे एजेंट की तरह काम करेगी। वो कुरियर मेरा एजेंट है, और तो कुरियर को कहां पर रिसीव हुआ है? इट हैज बीन रिसीव्ड इट इन लंदन। तो ऐसे केस में वो रिसीव होगा आउटसाइड इंडिया, वो टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको जजमेंट नोट करनी है इसके लिए तो जजमेंट भी आपको देता हूं, एक मिनट रुकिए इसके लिए। हाँ एक मिनट सर, जजमेंट मेरे हाथ अभी छूट गई है, मैं जजमेंट आपको दे दूंगा, चिंता ना करें। वो जजमेंट भी दे दूंगा जहां पे जजमेंट में ये बात लिखी हुई है कि जहां पे आप चेक कुरियर करेंगे और वो मेरी अगर रिक्वेस्ट पे उन्होंने वहां पे लंदन में कुरियर किया है, दैट कुरियर विल वर्क एज एन एजेंट टू दैट, राइट सर? नाउ अब हैविंग सेड दैट, अब आपके दिमाग में और लेट अस टॉक अबाउट कौन सी इनकम, जो मैंने आपको बताया था कि कौन सी इनकम और टैक्सेबल हुई। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ से सैलरी। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो प्लीज नोट करें, सैलरी के केस में ये हो सकता है, मान लीजिए अगेन बत्रा साहब इज इन लंदन, और बत्रा साहब एक बहुत बड़े एडवोकेट है, उनको पता लगा नितिन कंवर इंटरनेशनल टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्स में भूल जाता है, बोलता है ठीक ठाक। तो उन्होंने मुझे फोन किया फरवरी में से, फरवरी 2020 के अंदर, ही कॉल्ड मी, अभी सेड नितिन भाई व्हाई डोंट यू जॉइन अस, तो इंटरव्यू दे ले यहाँ पर, क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं सर के कहने पे फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुंच गया फरवरी में। तो ही गॉट माई इंटरव्यू डन, और उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू कराया, उन्होंने बोला ठीक है नितिन हमें तू पसंद है, तू हमारे साथ जॉब कर ले। अब हुआ क्या, मैंने बोला सर आपके कहने पे मैं यहाँ पे आ तो गया था, बट मैंने अपने घर पे अभी तक कुछ नहीं बताया, तो प्लीज नोट करें मैं आपको ज्वाइन करूंगा 1 मई 2020 को, तो तब तक आप क्या करें 3 महीने की मुझे सैलरी एडवांस दे दे। अब इन्होंने बोला ठीक है यार, इनको लगा मैं नितिन कनवर कुड बी एन एसेट, और एसेट के केस में नितिन कनवर को छोड़ना नहीं चाहिए, इन्होंने ओके कर दिया। अब क्वेश्चन ही उठता है क्या ये इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी? प्लीज नोट करें मेरा स्टेटस ROR है, मैं इंडिया वापस आ गया। तो अगेन वही वाली बात, क्योंकि एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो रही है रिसीव बेसिस पे, बिकॉज इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल। नाउ जब हम आगे की बात करेंगे तो प्लीज नोट करें, लेट अस एग्जांपल में 3 इंस्टेंसेस देता हूं। मान लीजिए मैंने मई में ज्वाइन ही नहीं किया, अब बत्रा साहब मेरे खिलाफ कोई केस फाइल कर रहे हैं एज टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, वो बात अलग है, पर क्योंकि मैंने कोई सर्विस नहीं दी, ये इनकम एक्रूअलाइज नहीं होगी, ये मेरे हाथ में कैपिटल रीसीट बन जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, मान लीजिए मैं दूसरा इंस्टेंस लेता हूं, मैंने 1 मई को ज्वाइन किया पर 31 मार्च तक सर के साथ काम करता रहा लंदन में, क्योंकि मैंने पूरे 11 महीने लंदन में काम किया है, माय स्टेटस हैज बिकम नॉन रेजिडेंट, तो मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो गया, तो ऐसे केस में सर ये इनकम मेरे हाथ में एक्रूअलाइज टू आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, मैंने 1 मई को ज्वाइन किया पर मैंने 15 जून को मेरा मन लगा नहीं, 15 जून तक मैंने बोला सर आपने मेरे को 3 महीने की सैलरी दी है, 31 जुलाई को आपकी 3 महीने की सैलरी एडजस्ट हो जाएगी, मैं 31 जुलाई तक आपके साथ काम करूंगा और 31 जुलाई के बाद आई वांट टू गो बैक टू इंडिया, मेरा मन नहीं लग रहा। अब 15 साल समझाया, फिर मैंने कहा नहीं सर आई वांट टू गो बैक, ही सेड ओके इट्स फाइन, तो जब तेरा दोबारा लगे तो दोबारा आ जाइयो। मैंने 31 जुलाई तक काम किया, 2 या 3 अगस्त को या 4 अगस्त को 5 अगस्त को मैं इंडिया वापस आ गया। अगेन माय स्टेटस इज नाउ ROR। द क्वेश्चन इज, अब ये इनकम मेरे को एक्रूअलाइज टू बी आउटसाइड इंडिया हुई है और मेरा स्टेटस ROR है, क्या ये इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का, बताइए सर टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? दीपक भैया क्या आंसर आ रहा है? अभी आने स्टार्ट नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, क्विकली रिवर्ट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। टैक्सेबल बताइए, चीजें बता पाऊंगा भैया मैं। टैक्सेबल 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 सर सब सारे के सारे टैक्सेबल करें, तो प्लीज नोट करें भैया सर ये इनकम टैक्सेबल नहीं हो पाएगी। सब प्लीज नोट करें,
सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर वापसी इस पे आऊंगा। लेट अस टेक एग्जांपल से मैं दीपक भैया के नीचे जॉब करता हूं, से इंडिया में, राइट। अब दीपक भैया मुझे 12 महीने की सैलरी देते हैं, और मान लीजिए मुझे कोई पैसे की जरूरत पड़ गई, मैंने दीपक भैया को बोला, दीपक भैया ने बोला ठीक है 6 महीने के एडवांस और ले लेने नितिन भाई। तो ऐसे केस में क्योंकि 12 महीने प्लस 6 महीने मेरे हाथ में, वो साल का टैक्सेशन होगा 18 महीने। अब अगले साल मैं 12 महीने दोबारा काम करूंगा, तो भैया ने जो 6 महीने की सैलरी एडवांस दी हुई है, वो 6 महीने की सैलरी भैया एडजस्ट करेंगे। तो अगले साल टैक्सेशन कितना होगा सर? 12 महीने के 6 महीने, आंसर इज 6 महीने, क्योंकि 6 महीने की सैलरी आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और टैक्स कर चुके हैं। तो यही केस मेरा बाहर वाला था। जब मैं बत्रा साहब के साथ काम कर रहा था, तो 3 महीने की सैलरी जो मुझे एडवांस रिसीव हुई थी, तो ऐसे केस के अंदर वो ऑलरेडी मैं पहले चेक कर चुका था। जो मैं कोई इनकम पहले ही चेक कर चुका हूं, तो उसके बाद अगले साल में दोबारा चेक नहीं करूंगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज अगर आप सेक्शन ही बड़े, सेक्शन क्या बोलता है, इट रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया इन सच ईयर। तो जब सच ईयर में चेक हो चुका है, अगर मेरे हाथ में टैक्स नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब जब तक इनकम टैक्स नहीं हो पाएगी, क्या मैं उसको दोबारा चेक करूंगा? आंसर इज नो सर, टेस्ट हमेशा एक ही बार होगा। तो अगर इनकम एक्रूअराइज से चेक करनी है तो एक्रूअराइज में चेक करेंगे, अगर आप रिसीव में चेक करनी है तो रिसीव में चेक करेंगे। एक बार चेक करने के बाद दोबारा चेक नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए ये केस होता, मान लीजिए ऑफ बिजनेस इनकम, जहां पे मुझे एडवांस रिसीव हुआ होता लास्ट वहां पर, और एडवांस मैंने बताया बिजनेस इनकम के हाथ में टैक्सेशन होता नहीं है, वो तो एक्रूअराइज के हिसाब से होता है। अब ऐसे केस के अंदर अगले साल मैंने वहां बाहर आके सर्विस दी होती, तो ऐसे केस में कोई इनकम एक्रूअराइज हो रही है मुझे और पहली बार रिसीव इस पे चेक नहीं हुई है, तो अब टैक्स हो पाएगी। सैलरी में सर ये दिक्कत आ सकती है, तो देखो ये पॉसिबिलिटी, सैलरी एडवांस सैलरी अगर आपको पहले मिली है क्योंकि आउटसाइड इंडिया मिली है, वो टैक्सेबल नहीं हो पाएगी, राइट सर। मैं मान के चल रहा हूं दोनों साल अलग अलग हैं। नाउ अब ये मैंने आपको 610 और रिसीव वाला बता दिया। तो पहला आपको मैंने टेस्ट क्या बताया, पहला टेस्ट ये है कि भैया आपका फर्स्ट टेस्ट क्या है कि सेक्शन 245 का टेस्ट आपका पास होना चाहिए। तो प्लीज नोट कर लें, अगर इनकम टैक्स का टैक्सेशन होना है, इनकम टैक्स का टैक्सेशन होना है, तो सर 245 का टेस्ट पास होना बहुत जरूरी है। अगर मैं गंगा सरन और जो मैंने आपको जजमेंट बताया था जहां पे 4 फैक्टर बताए थे, तो मैं अगर सेक्शन 4 की बात करूं, प्लीज नोट करें, सेक्शन 4 की बात करूं सॉरी, तो प्लीज नोट करें सर, पहली बात तो इवेंट पता लग गया, एक्रूअराइज या रिसीव। दूसरी बात सर किस व्यक्ति के हाथ में होना है ये पता लग गया। तीसरा अमाउंट पता लग गया, जो क्वांटिफिकेशन होगा 245 का, यही बात है। और चौथा है टैक्स रेट, वो असेसमेंट ईयर में यहां पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस एक्ट की बात करता है। तो चारों कंडीशन पूरी हो रही है टोटल इनकम के केस के अंदर। तो इसका मतलब आपका टोटल इनकम, तो पहला टेस्ट क्या है, क्या वो टेस्ट कोई भी इनकम टोटल इनकम का टेस्ट पास कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं कर रही, तो इसका मतलब अब बाकी 2 टेस्ट और चेक करने जरूरी हैं। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर इनकम आपकी सेक्शन 2 से प्लस 24 का टेस्ट पास कर दे, तो उसके बाद आप ये चेक करें क्या वो टोटल इनकम मतलब सेक्शन 5 और कंप्यूटेशन मैकेनिज्म उसका टेस्ट पास कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर टेस्ट पास नहीं कर रहा, तो इसका ना पहला टेस्ट फेल हो गया। तो पहली बात सर, इनकम में इनकम टेस्ट में टोटल इनकम का होता है और किसी और चीज का नहीं होता। नाउ हैविंग सेड दैट, लेट अस गो फर्दर, फिर मैं आगे 2 टेस्ट की और बात करूंगा। जब हम बात करते हैं लेट अस टेक द सेक्शन 5, देखिए मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ये भी मैंने आपको समझाई दिया ऑलरेडी। अब क्वेश्चन करते हैं सेक्शन 9 का काम, 9 करता क्या है, प्लीज नोट करें सर। सेक्शन 9 जो बोलता है द फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया, राइट। अब उसमें 911 बात करता है, 4 चीजों की बात करता है कि वो चाहे बात करें बिजनेस करेक्शन की बात करें, या फिर ट्रांसफर कैपिटल एसेट की बात करें, या सोर्सेज की बात करें, या फिर एसेट की बात करें, या फिर वो 912 और 913 सैलरी की बात करते हैं, 914 डिविडेंड की बात करता है, 915 इंटरेस्ट की बात करता है, जो मैंने आपको कल एक कंसेप्ट समझाया था म्यूचुअलिटी कंसेप्ट, 916 917 रॉयल्टी और एफटीएस की बात करता है। तो प्लीज नोट कर ले सेक्शन 9 का पहले पर्पस क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा 918 में दिक्कत कहां पे। सर मैंने बताया सर सेक्शन 9 कोई नॉन इनकम को इनकम नहीं बनाता, वो ये नहीं कहता कि दीपक भैया की इनकम नितिन कन्वर की इनकम बन जाएगी। तो ना तो वो नॉन इनकम को इनकम बनाता है, ना वो किसी और की इनकम किसी और के हाथ में टैक्स करता है। उसका सिर्फ काम ये है कि भैया जो इनकम एक्रूअराइज होती है बाहर, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल दीपक भैया इज अ टेक्नोक्रेट, उनको यूएसए कंपनी ने बुलाया और बोला भैया हमारे यहाँ पे सर्विस दे दीजिए। अब दीपक भैया यूएसए गए, तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि यूएसए में जाके सर्विस दी है, अब मान लीजिए दीपक भैया का स्टेटस आरओ आ रहा है, तो इंडिया बोलेगा दिस इनकम इज एक्रूअराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, whereas USA बोलेगा this income is accrued to him in US। तो प्लीज नोट करें,
इंडिया के लिए जो आउटसाइड इंडिया है वो यूएस के लिए, मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर यूएस में सर्विस दी है तो वो यूएस के अंदर है। नाउ मान लीजिए अगर वो सर्विस दीपक भैया ने जिस कंपनी को दी, उस कंपनी का बिजनेस कोई इंडिया में भी कैरिड ऑन हो रहा है, और वो बिजनेस जो सर्विस यूटिलाइज हुई है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया, तो ऐसे केस में सेक्शन 9 क्या करता है, दो दिस इनकम वाज डीम्ड टू एक्रू, दो दिस इनकम वाज एक्रूअराइज्ड टू हिम आउटसाइड इंडिया, बट ड्यू टू सेक्शन 9 इसका प्लेस ऑफ एक्रूअल इंडिया में भी है, इट सेज डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया आल्सो। तो प्लीज नोट करें सर, एक पर्टिकुलर इनकम सर एक व्यक्ति के लिए दो तरह की भी हो सकती है, जो इनकम एक्रूअराइज भी हो और डीम्ड टू एक्रूअराइज भी हो, तो प्लीज नोट कर ले। बट हैविंग सेड दैट सर, ऐसे इसका मतलब सर ये म्यूचुअलिटी जो कंसेप्ट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कंसेप्ट सर एक बार को चेंज हो सकता है। तो नाउ हैविंग सेड दैट, मान लीजिए सेक्शन 9 के हिसाब से इसका काम क्या है, प्लेस ऑफ एक्रूअल इंडिया में खींच के लेके आना है। तो व्हाट आई वांट टू से, तो की पॉइंट है वो उसी इनकम को खींच के लेके आएगा जो इनकम एक्रूअराइज होती है। और मैंने आपको एक्रूअराइज में समझाया था, नॉट ओनली यू हैव अर्न्ड, अदर पर्सन हैज शोन लायबिलिटी टू पे इट आल्सो, किसी का ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए किसी को पे करने का। अब हैविंग सेड दैट सर क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट 918, फिर मैं 911 में एक और प्रॉब्लम बताऊंगा सेक्शन 9 में। सर सेक्शन 918 के अंदर प्लीज नोट करें, जब 918 की बात करते हैं तो प्लीज नोट करें सर, 918 ये कहता है, एक नया सेक्शन आया था 2019 में, जहां पर उन्होंने बोला था अगर कोई आरओआर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई आरओआर किसी नॉन रेजिडेंट को अमाउंट गिफ्ट कर देता है, तो उन्होंने बोला भैया वो डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया होगा। तो सर 5 जुलाई 2019 को ये सेक्शन को अमेंड किया गया था, और 5 जुलाई को ही आपके भाई ने यूट्यूब बनाई थी मैंने, और यूट्यूब में मैंने बोला था ये सेक्शन इटियोस है, ये सेक्शन इनवैलिड है, इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। व्हाई इट इज सो, मैंने आपको समझाया कि सर गिफ्ट हमेशा रिसीव होते हैं, एक्रूअराइज नहीं होते। और मैंने बताया सेक्शन 9 क्या करता है, जो इनकम एक्रूअराइज होती है उसको खींच के इंडिया में लेके आता है। तो इसका मतलब जो इनकम रिसीव होती है उसको इंडिया में खींच के लेके नहीं लाया जा सकता। तो प्लीज नोट करें सेक्शन 9 में जो अमेंडमेंट हुई है वो गलत है। सही मायने में इनको क्या करना चाहिए था, सेक्शन 5 को अमेंड करना चाहिए था, जहां पे वर्ड इन इंडिया लिखा हुआ है इट शुड बी डन, या तो इन इंडिया वर्ड हटाते या इन एंड आउटसाइड इंडिया लिखना चाहिए था। तो इन्होंने सेक्शन 5 में अमेंडमेंट तो करी नहीं, पर इन्होंने अमेंडमेंट कहां कर दी, सेक्शन 9 में, जो मेरे हिसाब से इटियोस है। नाउ हैविंग सेड दैट, एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। पहली बात, ये सेक्शन 9 सिर्फ नॉन रेजिडेंट को इंपैक्ट करता है, तो मैं आपको ये बता दूं 99% जो वो लोग बोलते हैं एकदम करेक्ट है, बट सर 1% कहीं पे गलती है। सर सेक्शन 9 सर इफेक्ट करता है रेजिडेंट्स को भी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। सर हमारे यहां जब हम फॉरेन टैक्स रेट की बात करते हैं तो दो सेक्शन है, 90 और 91, और एक 90A भी है। तो 90 और 91 में मोटा मोटा देता हूं, जो अगर आपको 90 समझ में आएगा तो 90A भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो टेरिटरीज की बात है। लेट अस टॉक अबाउट हांगकांग। हांगकांग इज नॉट अ कंट्री बट इट इज अ part of China, but having different financial status as to taxation, income tax is concerned. तो ऐसे केस के अंदर वहां पे 90A लगता है, और कंट्री की बात करते हैं तो सेक्शन 90 लगता है। तो जहां जहां पे ट्रीटी है सेक्शन 90 लगेगा, जिस कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं है वहां पे 91 लगेगा, और वहां पे वो हमेशा क्रेडिट मेथड की बात करता है। अब क्वेश्चन ही उठता है, जब आप 90 की बात करते हो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहां पे ट्रीटी नहीं है वहां पे क्या दिक्कत आएगी। तो प्लीज नोट करें, वो बोलता है भैया आपको क्रेडिट कौन सा मिलेगा, उस इनकम का मिलेगा जो इनकम एक्रूराइज टू हिम आउटसाइड तो इंडिया हो रही है, पर वो साथ के साथ डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया ना हो। फिर से बोल देता हूं, तो जो इनकम एक्रूराइज तो हो रही है पर डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया ना हो। तो इसका मतलब, जैसे मैंने दीपक भैया का एग्जांपल दिया था, मान लीजिए दीपक भैया उस कंट्री में जा रहे हैं जिस कंट्री के साथ इंडिया की टीटी नहीं है। अब मान लीजिए दीपक भैया वहां पे गए, उन्होंने सर्विस दी और उन्होंने वहां के हिसाब से टीटीस काट लिया। अब मान लीजिए वो सर्विस यूटिलाइज हो रही है इंडिया में, तो ऐसे केस के अंदर सबको सेक्शन 91 पढ़ना पड़ेगा, और ये इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया भी हो रही है। तो ऐसे केस के अंदर प्लीज डायरी में नोट कर ले, सब प्लीज नोट कर ले, ऐसे केस में क्या होगा सर, ये उस फॉरेन टैक्स रेट का जहां पे उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 91 बोलता है वो इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इंडिया नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम सेक्शन 90 में नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेनेवर योर क्लाइंट इज गोइंग आउटसाइड इंडिया और वो आप चेक करें उस कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं है, तो प्लीज नोट करें, उसे बोलेंगे कि भैया देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सिंस आपका स्टेटस आरओआर है, आपका टैक्सेशन डबल टैक्सेशन भी हो सकता है और आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा झगड़ा पड़ सकता है। नौ, अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम 459 का टेस्ट पास करते हैं सेक्शन 14 में आती है,
उसके बाद मैंने बताया 14 के आने के बाद सर होता क्या है कि आप वो सोर्स को चेक करते हो, वो मान लीजिए रिस्पेक्टिव हेड्स में जाएगी, और मैंने बताया था हर रिस्पेक्टिव हेड में एक ट्रांजैक्शन भी है, तो आप उस रिस्पेक्टिव हेड में आगे कंपटीशन मैकेनिज्म में जाने से पहले उस रिस्पेक्टिव हेड के टेस्ट को भी पास करेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सेक्शन 15, सैलरी की बात करते हैं। एक एडवांस सैलरी वाला हमने इश्यू ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे। नाउ बात करते हैं सर, देखिए ए बी सी 3 बोलता है, ए बी सी। ए क्या बोलता है? एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। मान लीजिए मैं कहीं पे जॉब करता हूं, मुझे पैसे मिले या ना मिले, सब मेरे हाथ में टैक्स होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा बोलता है एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और फ्रॉम एम्प्लॉयर दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम। तो अगर मैं एडवांस सैलरी की बात करूं तो प्लीज नोट करें और बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम में आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो उठता है और बिफोर इट ड्यू टू हिम में तो आ गया एडवांस सैलरी, तो क्वेश्चन जो उठता है व्हाट अबाउट दो नॉट ड्यू। तो मैंने आपको बताया हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, अगर कोई चीज लिखी है उसके बाद का मतलब भी है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं दो नॉट ड्यू का मतलब क्या है, प्लीज नोट करें। से लेट अस एग्जांपल, दीपक भैया मान लीजिए पंजाब में कहीं पे कोई ऑफिस है, या फिर मान लीजिए ये फरीदाबाद रहते हैं और मान लीजिए बल्लभगढ़ में इनका ऑफिस है। अब मैं और गांव से आता हूं, मैं सीए बना हूं नया नया। अब मान लीजिए 10 साल हो गए या 15 साल हो गए या 22 साल हो गए मुझे, अब मैं दीपक भैया के नीचे जॉब करता हूं। अब दीपक भैया मुझसे जितने पैसे मांगते, मैंने मांगे 1 लाख मांगे, भैया मैंने देने शुरू कर दिए। अब मैंने भैया का ऑफिस सुबह 8 बजे खोल देता हूँ और रात के 10 बजे तक काम करता हूँ। अब ऐसे केस में दीपक भैया का काम बढ़ गया। अब दीपक भैया ने लोगों से बोलना शुरू किया यार मुझे कुछ चाहिए और चाहिए। अब ऐसे केस में, और तब तक मैं बोल रहा हूँ भैया मेरे को भी ना अब सेमिनारों में जाना है, वेबिनार्स में जाना है, मैं अटेंड करना चाहता हूँ। आज की डेट में पता नहीं लग पा रहा कि अमेंडमेंट्स क्या क्या गई। अब उन्होंने बोला भैया तेरे पास नितिन कन्वर है जो 22 साल पुराना सीए, तो उसको लाख रुपए दे रहा, बट टेक माय वर्ड जो 22 साल वाला पुराना सीए ना कम से कम आज की डेट में 4 लाख रुपए के लेगा, तब जाके बात बनेगी। बोले क्या बात कर रहा है जी? तो भैया क्या हुआ, उठ के वो मीटिंग छोड़ के सीधा उठ के बल्लभगढ़ ऑफिस में आ गए। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले नितिन भैया एक बनाना। उन्होंने एक 10 लाख का चेक काटा, मुझे उठा के दे दिया। अब मैंने भैया ये किस बात का? भैया कहते यार आप तो मेरे बड़े भाई हो, क्या बात कर रहे हो, मैं दे नहीं सकता। इन्होंने 10 लाख का चेक दे दिया। सो इनका टारगेट ये है कि भैया ही वांट टू रिटेन मी। और प्लीज नोट करें ये 10 लाख का चेक सर ना तो मेरी एडवांस सैलरी है, ना मुझे पेबल है, ना एक्रू है। तो जब तक ये सैलरी मुझे देती ही नहीं, तो ऐसे केस में ये अमाउंट देते नहीं 10 लाख रुपए, मैं इनसे क्लेम नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड दो नॉट ड्यू। तो ये एडवांस सैलरी नहीं है, तो दो नॉट ड्यू में कवर होगा, जब पेमेंट आएगी तब कवर होगा। नाउ और सी बोलता है एरियर सैलरी। नाउ अब बात करते हैं सर, लेट अस टॉक अबाउट परक्विजिट्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कल एक परक्विजिट्स की वर्किंग भी करेंगे। उससे पहले जब मैं आपको दो नॉट ड्यू पे इनकी बात करूंगा, सेक्शन 15 की बात करूंगा, पहले 17 समझ लें फिर मैं वापसी आऊंगा। सर मान लीजिए लेट अस एग्जांपल, सर जब हम परक्विजिट्स की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं ईसॉप्स की बात करते हैं, तो ईसॉप टैक्सेबल होता है सर 17(1) के क्लॉज 4 के अंदर, जहां बोलता है एनी फीस कमीशन ऑफ परक्विजिट्स। और मैंने आपको बताया था परक्विजिट्स की वैल्यूएशन के लिए उन्होंने मेथड तरीका दे रखा है जो रोल 2 और 3 दिया हुआ है। नाउ हैविंग सेड दैट सर 72 जो परक्विजिट्स बोलता है, परक्विजिट देखिए इंक्लूड क्या बोल रहा है, पहला बोलता है प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय द एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड टू द एसएससी जब मिलेगा। फिर आगे देखिए एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर। और जब हम परक्विजिट्स की बात करते हैं तो बोलता है वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी और सिक्योरिटी शेयर्स allotted or transferred directly or indirectly by the employer or from employer free of cost or at concession rate to the SEC। जैसे मैंने आपको कल समझाया था, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो 224 में इनकम जबरदस्ती लिखी गई है। अगर ये इनकम ना लिखी गई होती और सिर्फ सेक्शन 17 में अमेंडमेंट की होती तो क्योंकि इट इज नॉट केम इन, तो ऐसे केस में 224 में टैक्सेशन नहीं हो पाता, क्योंकि अब 224 में ऑलरेडी आपने एनुमरेट किया हुआ है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा एज पर इनकम इज कंसर्न। नाउ अब लेट अस सी कि क्या ये आगे टैक्सेशन हो पाएगा। लेट अस सी एग्जांपल, से बत्रा साहब इस इन्फोसिस के सीएफओ हैं, और मान लीजिए सर इन्फोसिस काम तो बहुत अच्छी कर रही है, इनकी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है, पर इनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा। अब उन्होंने मान लीजिए लेट अस सी एग्जांपल दीपक भाई को बोला, दीपक भाई उनके जॉब करने आए, तो दीपक भैया ने बोला ठीक है भैया मैं जॉब कर लूंगा। तो बत्रा साहब ने बातों बातों में बोल दिया कि भैया दीपक अगर तुमने 5 साल लगातार काम कर लिया तो तेरे को मैं 5000 टीसीएस शेयर तेरे को मैं ईसॉप्स दिलवा दूंगा। बोले पक्का जी, कर पक्का। इन्होंने एग्रीमेंट करा दिया। अब एग्रीमेंट करा दिया, एग्रीमेंट में लिख भी दिया कि 5 साल आपको रुकना है और 5000 टीसीएस मिल जाएंगे 5 साल बाद। अब क्या हुआ भैया, दीपक भैया ने 4 साल लगातार काम कर लिया। अब भैया ने जब 5वां साल शुरू हुआ, सर को याद करवाना शुरू किया। सर ने बोला यार कल का लड़का है, 5000 टीसीएस दे दूंगा ईसॉप्स। अब बात करते करते 5 साल बीत गए। अब जब इसकी बारी आई दीपक की, दीपक भैया ने प्रेशर डालना शुरू किया। अब बत्रा साहब ने उसको शेयर लॉट नहीं करा के। अब करीबन 2 साल बीत गए। अब
2 साल मतलब 6ठे साल में लॉट होने थे, 8वां साल आया तो दीपक भैया ने मुझे बोला, मैंने बत्रा साहब पे प्रेशर डाला, मैंने कहा बत्रा साहब वो एग्रीमेंट का पार्ट है और आपने बोला हुआ है शेयर तो इशू करने पड़ेंगे। तो हुआ क्या, भैया ने एंड में प्रेशर आके बत्रा साहब ने 5,000 की ESOPs इनको सर ट्रांसफर करा दिए या फिर लॉट करा दिए। तो क्वेश्चन उठता है अब इनके हाथ में, दीपक भैया के हाथ में टैक्सेशन कब होगा, 6ठे साल या 8वें साल? मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का, 6ठे साल होगा या 8वें साल होगा, मैं वेट कर रहा हूं। दीपक भैया बताइएगा क्या आंसर आ रहा है भैया। बताता हूँ भैया। Let's quickly revert in the chat box. 8th ईयर, 6th ईयर, कुछ 8th बोल रहे हैं, कुछ 6th बोल रहे हैं। सर दोनों आंसर गलत हैं, ना ये 6ठे साल टैक्सेबल होगा ना 8वें साल होगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए सर, मैंने क्या बताया सर, कभी भी इनकम टैक्सेशन होना है तो सेक्शन पहले चार्जिंग सेक्शन 15 का टेस्ट पास उसे करना बहुत जरूरी है। लेट अस सी सेक्शन 15 की बात करते हो, क्या बोलता है, पहली बात एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और फ्रॉम एम्प्लॉयर टू नेसेसरी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। और ऐसे केस में ड्यू कब हो रहा है, 6ठे साल। और 17(2) बोल रहा है भैया जब अलॉट होंगे तो वो 8वें साल हुए हैं, तो ए में तो हिट नहीं होता। अब आ जाए बी में, एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर और फॉर्म एम्प्लॉयर दो नॉट ड्यू, क्योंकि ये एग्रीमेंट का पार्ट है, दो नॉट ड्यू में कवर नहीं होगा, क्योंकि जो दीपक भैया ने मुझे पैसे दिए थे वो मेरे एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, तो दो नॉट ड्यू में कवर नहीं होगा। और बोलता और बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम, तो इसका मतलब ये एडवांस नहीं है, तो ऑफिस बात है आपने तो ड्यू होने के बाद किए अलॉट, तो इसका मतलब बी में भी कवर नहीं हो रहा। अब सी बोलता है एनी एरियर ऑफ सैलरी, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या एरियर ऑफ सैलरी, आंसर इज नो। तो नो, आप नोट करें ना ए हिट कर रहा है ना बी हिट कर रहा है ना सी हिट कर रहा है, तो ऐसे केस में सर वन कैन इजीली से सर इस अमाउंट का टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो प्लीज नोट करें परक्विजिट्स इन केसेस के अंदर अगर मैं ESOPs की बात करता हूं सर कभी भी टैक्सेबल नहीं हो पाएंगे। सर प्रॉब्लम सेक्शन 15 की वर्डिंग्स के अंदर है, सही मायने में वर्डिंग्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इसके इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं सर, इस तरह से सर सैलरी एक्रू अराइजिंग और पेड अलाउड विच एवर इज अर्लियर, सैलरी पेड अलाउड दो नॉट ड्यू। अगर ये इस तरह लिखा होता तो टैक्सेशन हो जाता, बिकॉज इसकी वर्डिंग में दिक्कत है, इसलिए इस वर्डिंग के चक्कर में आप टैक्सेशन नहीं कर पाएंगे। और मैंने आपको 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बताई थी, मैंने बताया था सर किसी भी लॉ को आपको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना है और चार्जिंग सेक्शन हैज टू बी कंस्ट्रूड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, तो ऐसे केस में सर टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। नाउ अब अगला क्वेश्चन होता है डीम टू बी लेट आउट, जिसको मैंने कल आपको समझाया भी था, फिर दूसरा कंसेप्ट समझाता हूं आपको। पहला मैंने क्वेश्चन आपको कल समझाया था 224 में, क्योंकि सर रेंटल इनकम सर उन्होंने सर इनकम में डेफिनेशन में नहीं डाला हुआ, तो पहली बात मैं मान के चल रहा हूं वो इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूड है, जो रियल इनकम की बात करता है, वो तीनों बातें करता है, व्हाट केम इन, व्हाट विद रेगुलरिटी और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी और फ्रॉम डेफिनेट सोर्सेज। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला था, क्योंकि ये रेंट 23(4) सब्जेक्ट 4, क्योंकि ये डीमिंग प्रोविजन है, पहली बात तो वन कैन आर्ग्यू कि सर ये इनकम ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। पर लेट अस हाइपोथेटिकली थिंक, ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी प्रिजम्पशन की वजह से कि मान लीजिए इनकम का टेस्ट पास कर गया, हाइपोथेटिकली लेट अस से लाइक दिस, ये मान लीजिए इनकम का टेस्ट इससे पास कर लिया, पर क्वेश्चन ये उठता है, मैंने बताया था टैक्सेशन हो रहा है टोटल इनकम का, तो मान लीजिए मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, तीनों मेरी सेल प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी का नॉशनल रेंट मुझे काउंट करना है, तो क्वेश्चन ये उठता है क्या ये इनकम मुझे रिसीव हो रही है, क्या मुझे किसी ने पैसे दिए, आंसर इज नो। क्या ये इनकम एक्रूअराइज हो रही है, क्या सर क्या किसी की लायबिलिटी है मुझे पे करने की, आंसर इज नो। तो प्लीज नोट करें, ना तो इनकम एक्रूअराइज हो रही है ना रिसीव हो रही है, तो मेरा पर्सन मानना है सर इस इनकम का टैक्सेशन नहीं हो पाएगा, ना तो ये इनकम का टैक्स पास कर रहा है और ना ये सेक्शन 5 का टैक्स पास कर रहा है, तो इसका मतलब वन कैन इजिली आर्ग्यू लाइक दिस, डीम्ड टू बी लेट आउट इनकम कभी टैक्स नहीं हो पाएगी। तो अब वो क्वेश्चन ये आता है कि नितिन भाई जब कोई चीज इनकम टोटल इनकम का टेस्ट पास ना कर पाए, टोटल इनकम का टेस्ट पास ना कर पाए, तो इसका मतलब क्या उस इनकम का टैक्सेशन नहीं हो पाएगा? नो सर, उसके लिए दूसरा टेस्ट समझ लीजिए सर। दूसरा टेस्ट ये है, अगर कोई चीज टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं करेगी तो इसका मतलब दूसरे टेस्ट का मतलब उसको अपना नाम टोटल इनकम रखना पड़ेगा। लेट अस टेक एग्जांपल, मान लीजिए कल डिपार्टमेंट ये अनाउंस कर देता है जिसका नाम नितिन कन्वर है उसको 10 लाख रुपए का इनाम, तो जिन का नाम नितिन कन्वर है उनको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब दीपक भैया कहते हैं यार 10 लाख का इनाम तो मुझे भी चाहिए। इन्होंने क्या किया, इनको इन्फॉर्मेशन मान लीजिए 1 महीने पहले पता लग गई और इन्होंने अखबार में चेंज करके अपना नाम नितिन कन्वर लिख दिया, तो अगर इनका नाम अब नितिन कन्वर हो गया तो ऐसे केस में अब 10 लाख इनको मिल जाएंगे। ऐसे ही मैं बता रहा हूं सर 115 JB 115 JC
मैट और एएमटी। क्वेश्चन ये उठता है क्या ये इनकम एक्रूअराइज होती है, क्या इनकम कब किसी को रिसीव होती है? आंसर इज नो। ये तो सिर्फ बुक प्रॉफिट है, ना एक्रूअराइज होता है ना रिसीव होता है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन ये उठता है क्या ये टोटल इनकम का टेस्ट कैसे करता है? तो प्लीज नोट करें, यहां पे लिखा हुआ है इट इज डीम्ड टू बी अ टोटल इनकम। इसने अपना नाम ही चेंज करके टोटल इनकम लिख दिया है। तो जैसे ही आपने अपना नाम, दीपक भैया ने अपना नाम टोटल इनकम रखा, आपने सेक्शन 245 को सेट किया और सीधा सेक्शन 4 में घुस गए। और ऐसे सेक्शन 4 में रेट आपके दिए हुए फाइनेंस एक्ट वाले। तो व्हाट आई वांट टू से, या तो पहली बार 245 का टेस्ट पास करें टोटल इनकम का। दूसरा टेस्ट क्या हो गया, आप अपना नाम टोटल इनकम रख दें। अगर आप अपना नाम टोटल इनकम रख देंगे तो ऐसे केस में आप सीधा ही सेक्शन 4 में चले जाएंगे और इनकम टैक्स के रेट, किस रेट पे टैक्सेशन हो रहा है, वो ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट के रेट सेक्शन 4 में लिखे हुए हैं जो हमने अभी पहले देखे हैं। तो कौन से सेक्शन अब आज की डेट में अपने आप को टोटल इनकम रेफरेंस देते हैं? 64(1), 64(1)(a), 115(j)(b), 115(j)(c). सर सेक्शन 5 है जहां पे वो एंटिटी अपॉर्चनमेंट की बात करता है, 161(1). सर ये अगेन टोटल इनकम को रेफर करते हैं। तो प्लीज नोट करें, जब आप अपना नाम टोटल इनकम रख देंगे तो व्हाट आई वांट टू से, ऐसे केस के अंदर सर आप अचानक सीधा सेक्शन 4 में चले जाएंगे और आपका टैक्सेशन हो जाएगा। तो दो टेस्ट आपको पता लग दिए। पहला टेस्ट, पहली बात आप 245 का टेस्ट पास करें। अगर 245 का टेस्ट पास नहीं है तो क्या आपका नाम टोटल इनकम है या नहीं है? अगर आपका नाम टोटल इनकम नहीं है तो सॉरी, दूसरा टेस्ट भी अब आपका फेल हो गया। नाउ अब मैं आपको कुछ सेक्शन बताना चाहता हूं जो डेफर्मेंट टैक्सेस की बात करता है, जैसे 145 की बात करता है। जैसे 145 सेम में मान लीजिए 15C एरिया ऑफ सैलरी की बात करता है। सर 25 से अनरियलाइज्ड रेंट की बात करता है। सर ये मान लीजिए 45(5)(b), ये दोबारा सर उसकी बात करता है डेफरमेंट ऑफ टैक्सेस की। इनकम टैक्सेशन होगी एक्रूअराइज पे। 45(5)(b) क्या बोलता है, जब इनकम रिसीव होगी। 45(1)(a), 46(2), 46(a), 145(1), 145(b), 60, अच्छा 64 इज डिफरेंट सेक्शन। तो यहां तक सेक्शन जितने भी है दे टॉक्स अबाउट डेफरमेंट ऑफ टैक्सेस। दिस इनकम इज टैक्सेबल एज पर एक्रूअराइज, बट टैक्सेशन इसका कब होगा, रिसीव बेसिस पे या फिर कोई और सिस्टम के हिसाब से। तो प्लीज नोट करें, इट ओनली टॉक्स अबाउट डेफरमेंट टैक्सेस। सर यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर इनकम तो पहले एक्रूअराइज हो गई है, क्योंकि सेक्शन में लिख दिया है डेफरमेंट। तो इसका मतलब आपका चाहे इनकम एक्रूअराइज आज हो रही है और ड्यू टू डेफरमेंट टैक्सेशन आपका 2 साल बाद या 3 साल बाद हो रहा है। नो, अब 64 में एक बात देखिए मैं क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो मैं आपको, लेट अस एग्जांपल 64 में, लेट अस एग्जांपल मान लीजिए हाइपोथेटिकली, अच्छा मैं एग्जांपल कहता हूं, मेरे एक्चुअली दोनों बेटे माइनर हैं। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मेरे बेटे जो भी पैसे कमाएंगे, और मैं मान के चल रहा हूं मेरी और मेरी वाइफ के अंदर मेरी इनकम ज्यादा है, मेरी वाइफ की कम है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे बेटे जो भी पैसे कमाएंगे क्या मेरे हाथ में क्लबिंग होगी? बताइए आंसर यस या नो। मैं मान के चल रहा हूं वो जो इनकम कमा रहे हैं वो उनके स्किल से नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई इनकम वो कमा रहे हैं विदाउट देयर स्किल सेट, विदाउट देयर पर्सनल स्किल्स, तो क्या वो सारी इनकम मेरे हाथ में क्लबिंग होगी? मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में मेरी इनकम ज्यादा है, तो क्या मेरे हाथ में क्लबिंग होगी या नहीं होगी? मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। yes is the answer coming. हाँ जी भैया, yes आंसर्स आ रहे हैं ज्यादातर। तो सारे आंसर यस दे रहे हैं। तो दीपक भैया नोट करें, सर आंसर गलत है। सर प्लीज नोट करें, 64(1) में पढ़ ले, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं आपको क्या बोल रहा है। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल देयर शैल बी इंक्लूडेड ऑल सच इनकम अराइजेस और एक्रूज टू द माइनर चाइल्ड। तो ये उसी इनकम की बात कर रहा है जो एक्रू अराइज हो रही है। तो जो इनकम रिसीव हो रही है, गिफ्ट, अगर मेरे बेटों को गिफ्ट मिल गए, मेरे बच्चों को गिफ्ट मिल गए, तो वो इनकम रिसीव होती है, वो एक्रू अराइज नहीं होती है। अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसका मतलब अगर मेरे बच्चों को गिफ्ट मिले तो वो मेरे बच्चों के हाथ में टैक्स होंगे, वो सब मेरे हाथ में क्लबिंग नहीं हो पाएगी। सर ये गलती क्या हुई? सर जो मैं आपको बता रहा था, सर टारगेट कुछ और था, कर कुछ और दिया। जिससे मैंने आपको 56 तो 10 के लिए बताया था, एक्सेप्शन में लिमिट नंबर 7। हुआ क्या भैया, 1998 तक सर गिफ्ट टैक्स एट वर्थ था, और तब तक जब गिफ्ट रिसीव होता था वो आपके हाथ में टैक्स नहीं होता था। तो 98 से लेकर 2004 तक सर गिफ्ट टैक्स एक्ट भी नहीं था और इनकम टैक्सेबल नहीं होती थी। तो अगर आप याद करेंगे, बत्रा साहब से पूछेंगे तो बत्रा साहब बताएंगे इनके बहुत सारे क्लाइंटों को अचानक ही प्रेम प्यार बहुत बढ़ गया था। सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने शुरू कर दिए। जब 2004 में पहली बार गिफ्ट टैक्स एक्ट आया, और सॉरी 56(5) आया, जब उन्होंने गिफ्ट पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो वो रिसीव बेसिस था। पर गलती क्या हुई, 2004 में वहां पे तो टैक्स कर दिया, पर यहां पे रिसीव वर्ड डालना भूल गए। जब आपने रिसीवर यहां पे नहीं डाला तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो इनकम रिसीव में टैक्सेशन होता है वो आप सर कभी क्लबिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर। नो, अब एक और चीजें तरीका बताता हूं लोग काम कैसे करते हैं। अब लेट अस एग्जांपल, मैं से दीपक भाई की बात करता हूं। दीपक भैया सबको पता है इज अभी तो खैर शादी अभी हुई है, पर मैं लेट अस एग्जांपल, चलो अपनी बात कर लेता हूं, लेट अस अपनी बात, या फिर बात छोड़ो, मैं बत्रा साहब की बात कर लेता हूं। मैं मान के चल रहा हूं बत्रा साहब के, मुझे पता है सारे बच्चे बड़े होंगे, पर मैं मान के चल रहा हूं मान लो बत्रा साहब का एक बेटा मान लीजिए माइनर भी, लेट अस टेक द माइनर। अब बत्रा साहब सबको पता है मल्टी बिलियनर मल्टी ट्रिलियनर है, तो ऐसे केस में ही इज स्टेइंग इन यूएस, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ यूएस। पर वो कहते हैं, बच्चे को बोलते हैं बेटा तुम्हें पढ़ने जाना है तो आई वांट यू टू गो इन इंडिया, तो इंडिया में हमारे रूट्स इंडिया में है तो इंडिया में पढ़ने जाओ। ही सेड ओके पापा मैं इंडिया पढ़ने चला जाता हूं। अब ही वेंट टू इंडिया। अब क्योंकि वो इतने दिन रह लिया इंडिया में, ही बिकम अ रेजिडेंट। अब टिल दैट टाइम उसके बाद उसने अपने पापा को फोन, बत्रा साहब को फोन करना शुरू कर दिया कि पापा पैसे चाहिए, यहाँ पे तो पैसे मुझे कम पड़ते हैं। तो बत्रा साहब ने बोला ठीक है एक काम करता हूँ, आई एम सेंडिंग 5 करोड़ रुपीज टू यू, मेक ए एफडी ओवर देयर इन योर नेम, और उस एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा आपने उस अमाउंट को खर्च करना है। और वो बेटा समझदार था, बोलने का ठीक है पापा आप जैसे कह रहे हैं। तो उसने ऐसे किया, बत्रा साहब ने जब पैसे भेजे तो उसने एफडी बनाई और इंटरेस्ट से खर्चा करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये इंटरेस्ट इनकम है, क्या बत्रा साहब के नाम पे क्लब होगी? आंसर इज यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, क्लब होगी। लेट अस रिवर्स दिस केस। से बत्रा साहब इज इन इंडिया, अगेन मल्टी बिलियन मल्टी ट्रिलियनर, एंड हिज सन हैज बीन, जो माइनर सन है, ही वेंट टू यूएस फॉर स्टडीज और यूके फॉर फर्दर स्टडीज। अब व्हाट हैपेंड, सेम वे ही स्टार्ट कॉलिंग बत्रा जी, पापा पैसे पापा पैसे। इन्होंने सेम वे वही बात बोली, बेटा 5 करोड़ भेज रहा हूं, मेक एफडी ओवर देयर एंड आपने सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट खर्च करना है। तो हुआ क्या, उस बच्चे ने ऐसे किया। अब नाउ दैट्स, उनका जो बेटा है, ही बिकम अ नॉन रेजिडेंट सिंस ही इज स्टेइंग आउटसाइड इंडिया फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। अब क्वेश्चन ये उठता है, वो जो बेटा है नॉन रेजिडेंट है और वो जो इंटरेस्ट आ रहा है, क्या फादर के नाम पे क्लबिंग हुई? तो प्लीज नोट करें, आंसर इज नो। व्हाई इट इज सो? बिकॉज सब पहले वो जो व्यक्ति, जो बच्चा है, पहले उसके हाथ में इनकम बननी चाहिए, क्योंकि इनकम है एक्रूअराइज्ड टू हिम आउटसाइड इंडिया। और ऐसे केस के अंदर क्योंकि उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट केस के अंदर क्या होगा सर, वो इनकम उसके हाथ में भी टैक्स नहीं हो पाएगी, तो क्लबिंग भी नहीं हो पाएगी। तो क्लबिंग वही इनकम होती है जो उसके हाथ में टैक्स हो सकती थी, राइट सर। नाउ अब देखिए, ऐसे केस में दिस इनकम विल बी टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ माइनर सन हु इज स्टेइंग इन यूके और यूएस, व्हाटएवर द केस में बी। नाउ अब लोग काम कैसे करते हैं? अब इंस्पाइट ऑफ सर एफडी को, आपने 5 करोड़ की एफडी को यूके में क्रिएट करने की जगह, मान लीजिए वो बच्चा यूके पढ़ने गया है, सर बत्रा साहब क्या करते हैं, उस एफडी को क्रिएट करते हैं दुबई या सिंगापुर या ऐसी कोई भी कंट्री जो आपकी स्टेबलाइज्ड हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और प्लस वहां पे सर टैक्स रेट या तो मिनिमल हो या फिर लो टैक्स रिड्यूशन हो या फिर टैक्स फ्री कंट्री हो, या फिर साथ का इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक हो। तो प्लीज नोट करें, उन्होंने ऐसी कंट्री ढूंढी, एफडी वहां पे बनाई और बेटी की एफडी वहां पर है। अब देखिएगा काम कैसे होता है। मैंने बताया क्योंकि इंटरेस्ट इनकम आ रही है और दिस इनकम इज एक्रूअराइज्ड टू सन, और सन का स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो फादर के नाम पे क्लबिंग नहीं हो पा रही। नाउ अब मैं बेटे की बात करता हूं। जब हम बेटे की बात करते हैं तो ऑलवेज वी रीड आर्टिकल 20 ऑफ द डीटीडब्ल्यूए। तो आर्टिकल 20 ऑफ द डीटी ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर स्टूडेंट है और स्टूडेंट की वजह से पढ़ने गया है और किसी कंट्री में रेजिडेंट बना है ड्यू टू हिज स्टडीज, एजुकेशनल की वजह से, और उससे पहले वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट था जिसकी आप डीटी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर तो जो इनकम, जो पैसे उसको बाहर से मिल रहे हैं फॉर हिज मेंटेनेंस, वो उस अगर आउटसाइड दैट कंट्री मिल रहे हैं तो उसके हाथ में टैक्स नहीं हो पाएगा। नाउ क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम मान लीजिए आउटसाइड यूके से आ रही है, तो यूके में भी टैक्स बच्चे के हाथ में भी नहीं हो पाएगी। तो देखिए, ना तो बेटे के हाथ में यूके में टैक्स हो रहा है, ना फादर के हाथ में इंडिया में टैक्स हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन बताया, इन्होंने एफडी कहां क्रिएट की है? ऐसी जगह क्रिएट की है जहां पे इंटरेस्ट तो मिल रहा है पर वो टैक्स फ्री है या फिर लो टैक्स है। तो प्लीज नोट करें, सही महीने में टैक्स सही महीने में बहुत मिनिमल पे किया जाएगा या टैक्स होगा ही नहीं। तो इस तरह से लोग प्लानिंग करते हैं। तो दिस वे द इनकम वेंट टू समबडी एल्स, और वो अब बेटे पास पहुंच भी जाएगी और उसके हाथ में, किसी के हाथ में टैक्स भी नहीं हो पाएगी। नाउ अब बात करते हैं सर सेक्शन 92 की। हम सेक्शन 92 की बात करते हैं तो आप नॉट गोइंग टू टेल यू, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा, पर आपको एक दो कंसेप्ट आपको समझाने बहुत जरूरी है। पहला, मान लीजिए अगर मैं इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करता हूं, लेट अस टेक अबाउट, मान लीजिए से बत्रा जी इज एन, मान लीजिए इज अ नॉन, इज अ, मान लीजिए इनका स्टेटस आरएनओआर है, और ऐसे केस में उनकी एक एंटिटी इंडिया में भी से उनका स्टेटस आरएनओआर है
और बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है जब बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रही है तो ऐसे केस में क्या इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर आएगा? तो आंसर इज यस। प्लीज नोट करें, देयर वाज सेक्शन कॉल्ड 2 सबसेक्शन 30 तो बोलता है नॉन रेजिडेंट इंक्लूड्स RNOR फॉर 3 सेक्शंस। कौन सा है? 92, 93 एंड सर 168। तो 192 की बात करते हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग 92 का पार्ट है। तो व्हाट आई वांट टू से, सिंस सर बत्रा जी का स्टेटस RNOR का है और ऐसे केस में कोई एंटिटी इंडिया में है तो ऐसे केस में नॉन रेजिडेंट इंक्लूड्स RNOR आल्सो। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही होगी तो इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ, लेट अस टेक टॉक अबाउट से मैं बात करता हूं आपको 56,207B। मान लीजिए सर उन्होंने बीइंग एन RNOR, मान लीजिए इन्होंने एक मान लीजिए कोई शेयर कैपिटल भी उस कंपनी में लगा दी, लेट अस टेक शेयर कैपिटल लगा दी। जब मैं 56,207B पढ़ता हूं तो एप्लीकेबल होता है ओनली टू अ रेजिडेंट, क्योंकि इनका स्टेटस RNOR है, नॉन रेजिडेंट नहीं है, तो 56,207B लगेगा। तो ऐसे केस में ये इनकम भी चेक होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 56,207B लगेगा, क्या इसमें इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि अभी हमने चेक किया है that non-resident includes RNOR also for 3 sections। तो क्वेश्चन ये उठता है जब 56,207B लग रहा है, ही बीइंग RNOR, क्या सर ट्रांसफर प्राइसिंग होगी या नहीं होगी? बताइए, मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। भैया बताइए कहां से आ रहा है? waiting their answers. Friends, kindly send your answers in the chat box. We are waiting for your answers. कहां से आ रहा है भैया? अभी नहीं आया। I think you need to repeat the question once again. रिपीट कर देता हूं सर। अभी हमने डिस्कस किया, जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करते हैं तो प्लीज नोट, मैंने आपको बताया कि सर अगर मैं अपने RNOR से डील कर रहा हूं, मैं एक एंटिटी हो और अपने RNOR कौन सकते हैं? HUF हो सकता है या फिर आपका इंडिविजुअल हो सकता है। तो अगर मैं RNOR से डील कर रहा हूं तो सेक्शन 2 सब+30 ये कहता है कि भैया नॉन रेजिडेंट इंक्लूड्स सर RNOR फॉर 3 सेक्शन 92, 93, 168। तो 92 का मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग है। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर मेरा स्टेटस RNOR है तो ऐसे केस में अगर मैं डील कर रहा हूं किसी एंटिटी से, ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ऐसे केस में मान लीजिए मैंने कोई शेयर कैपिटल लगा दी तो 56,207B लगेगा। तो 56,207B मान लीजिए कोई इनकम बन जाती है, लेट अस टेक 56,207B में टैक्सेशन के लिए ऑफर करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या ट्रांसफर प्राइसिंग हो लगेगी या नहीं लगेगी? क्या आंसर आ रहा है भैया? मिक्स है, कुछ कह रहे लगेंगे, कुछ कह रहे नहीं लगेंगे। ओके राइट। तो सर प्लीज नोट करें, सर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा। व्हाई इट इज सो? दो जो मैं आपको पहले बात समझा रहा था एकदम ठीक है, लेकिन प्लीज नोट करें सेक्शन 92 क्या बोलता है। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो प्लीज नोट करें यहां पे वर्ड अराइजिंग है, रिसीव वर्ड नहीं है। और मैंने आपको बताया था 56,207B, 56,210, 56,205 और ये 222 ये डीम डिविडेंड है, ये रिसीव बेस्ड टैक्सेशन है। यहाँ पे टैक्सेशन एक्रू और के हिसाब से नहीं होता। तो सिंस यहाँ पे वर्ड अराइजिंग वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब रिसीव वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जो इनकम एक्रू और होती है उसी पे इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। और साथ के साथ एक बात और नोट कर लें तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर अगर इनकम कुछ है तो ट्रांसफर प्राइसिंग होगा। मान लीजिए इनकम 5 रुपए है, 5 की 12 की जा सकती है आर्म्स लेंथ प्राइस पे, पर मान लीजिए इनकम है ही नहीं, इनकम 0 है, तो सर 0 को 12 नहीं किया जा सकता, 0 को 5 भी नहीं किया जा सकता। तो इनकम होनी चाहिए, उसके बाद आप ALP लगाएंगे। तो ये नोट कर ले, देयर वाज अ केस ऑफ वोडाफोन आल्सो जिसको आप पढ़ सकते हैं। और वोडाफोन 2012 वाला नहीं, उसके बाद एक वोडाफोन का जजमेंट आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जहां पे सर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, जहां पे उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ने समझाया था कि अगर इनकम नहीं है तो सॉरी सर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लग पाएगा। नो, अब जो मेन बात आपको समझाने वाली है 92(3) और उसको मैं बताऊंगा। मैं आप चिंता ना करें, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग आज नहीं समझाने वाला हूं आपको, पर मैं कुछ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सर 92(3) ये कहता है, 92(3) ये कहता है कि मान लीजिए मैं अपने फॉरेन एई से कोई डील कर रहा हूं, लेट अस से दीपक भाई मेरे फॉरेन एई है, तो मान लीजिए मैंने कोई सेल करी तो इनकम बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर मैंने कोई खर्चा किया है, मान लीजिए मैंने कोई रॉयल्टी की पेमेंट करी है, तो खर्चा घट सकता है, बढ़ नहीं सकता। तो व्हाट आई वांट टू से, इनकम बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, और खर्चा घट सकता है, खर्चा घट सकता है और बढ़ नहीं सकता। राइट सर? राइट। नाउ अब लेट अस टेक अबाउट दो चीज आपको और बोलता हूं सर।
अगर मैं आपको समझाया था, आपको लेट अस टॉक अबाउट, पहले इसकी बात 56,270 की बात करते हैं और 56,10 की बात करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल, दीपक भैया की एक प्रॉपर्टी है 400 करोड़ रुपए की। मैंने कल कुछ एग्जांपल लेके समझाया भी था कि मैंने बताया था भैया देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे 56,270 56,10 है, उसी कंसेप्ट को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए भैया की एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए लेट अस टेक एग्जांपल, मैंने बोला भैया ये प्रॉपर्टी आप मुझे दे दो। भैया ने बोला भैया तू कैसे मुझे देगा, पैसे कैसे देगा? तो मैंने बोला भैया एक काम करता हूं, मैं आपको शेयर इशू कर दूंगा विद प्रीमियम। तो भैया ने अगर बार्गेन किया, नोट करें, अगर भैया ने बार्गेन किया तो ऐसे केस में भैया के हाथ में ये 56,270 भी लग पाएगा, सॉरी 56,10 लग जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने अच्छा बार्गेन किया तो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी 56,270 भी लग पाएगा, राइट? तो क्वेश्चन ये उठता है, इसको याद कराता हूं मैं आपको एशेज सीरीज से, क्योंकि आज की डेट में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है। तो 70 एंड 80s के अंदर डेनिस लिली और थॉमसन खेला करते थे। तो जब 70 80s में इंग्लैंड उतरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था एयरपोर्ट पे, जहां पे लिखा हुआ था एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट, एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमसन कांट गेट यू लिली मस्ट। मतलब कोई ना कोई आउट तो जरूर कर देगा। तो या तो 56,270 भी पिटाई होगी या 56,10 पे होगा। अब क्वेश्चन ही उठता है, कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस, कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस कि मान लीजिए मेरा 56,210, मान लीजिए 20 करोड़ रुपए का टैक्स लग गया, हाइपोथेटिकली 20 करोड़ रुपए टैक्स लग गया। कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस कि 56,270 भी मेरा -20 करोड़ है। मैं फिर से बोल देता हूं, मान लीजिए मेरे 56,210 मेरे हाथ में 20 करोड़ रुपए का टैक्स लग गया, तो क्या मैं आर्ग्यू कर सकता हूं मेरा 56,270 भी -20 करोड़ है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि सेक्शन 92 सेक्शन 3 92(3) जैसी कोई चीज, इनकम बढ़ सकती है घट नहीं सकती, और खर्चा बढ़ सकता है घट नहीं सकता। सर ऐसी कोई बात 56,270 में और 56,210 में नहीं लिखी हुई है। तो इसका मतलब, और मैंने बताया था इनकम विल इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो, जहां पे मैंने आपको हर प्रसाद का जजमेंट बताया था कल कि भैया लॉसेस भी इनकम का पार्ट बन सकते हैं। तो प्लीज नोट करें, वन कैन इजिली आर्ग्यू लाइक दिस कि सर अगर इस तरह की बात नहीं लिखी है, और मैंने अभी आपको एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बताया था आपको, सर जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। मैं आपको 3-4 एग्जांपल लेके और समझाता हूं आपको। लेट अस कम टू सेक्शन 37 and 32। सर 37 कुछ ऐसे बोलता है, एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग द नेचर ऑफ 30-36 और नॉट बीइंग द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट बीइंग द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सेसिवली। लेट अस टेक एग्जांपल, मैं और दीपक भाई पार्टनर है, और हमने बोला यार जैसे कोविड खत्म हुआ, हमने मार्च में एक पार्टी रख दी, से लेट अस टॉक अबाउट ललित में, होटल ललित में बुक कर दिया। और दीपक भैया ने बोला यार नितिन भैया हम सारे क्लाइंटों को बुला ही रहे हैं, हम अपने फैमिली को क्यों नहीं बुलाते? दिक्कत तो कोविड, तो उनको भी दिक्कत आई है, वो भी तो घर में बैठे रहे हैं। मैंने कहा भैया आपकी बात सही है, हमने अपनी फैमिली को भी बुला लिया। अब दीपक भैया के एक जो रिलेटिव है बत्रा साहब, वो मान लीजिए एडिशनल कमिश्नर है, पर ही वाज नेवर बीन कॉल्ड। अब ऐसे केस के अंदर सर हमारा केस साल 2 साल बाद इनकम टैक्स पे लग गया। मैंने बोला भैया बत्रा साहब के पास केस लगा हुआ है, दीपक भैया आपके तो बहुत अच्छे क्लोज हैं, तो व्हाई डोंट यू गो देयर एंड गेट दिस डन। अब बत्रा साहब के पास वो केस लेके गए, तो दीपक भैया से पूछा भाई ये 25 लाख रुपए किस बात के? दीपक भैया ने बोला सर हमने ना जो कोविड हुआ था ना उस टाइम के, उसके बाद हमने अपने क्लाइंटों को पार्टी दी थी जस्ट टू इंक्रीज द मोरल ऑफ आवर क्लाइंट्स। तो क्वेश्चन उन्होंने बोला यार ये वही पार्टी है होटल ललित वाली जहां पे आपने सब रिलेटिव को बुलाया था पर मुझे नहीं बुलाया था, और सबने फेसबुक पे मुझे टैग भी किया था, क्योंकि ये खर्चा आपने होली एसोसिएट नहीं किया फॉर द बिजनेस पर्पस, ये पूरा खर्चा डिसअलाउ करता हूं। नाउ लेट अस कम टू 32 नाउ। सर लेट अस एग्जांपल, बत्रा साहब के पास एक मर्सिडीज गाड़ी है, और बत्रा साहब मर्सिडीज गाड़ी के अंदर आज के कोविड के टाइम पे भाभी जी बोलती हैं कि भैया आप ऑफिस तो अगर मर्सिडीज जाते हो तो आप सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो मर्सिडीज पे जाएंगे। नाउ अब क्योंकि अब ये खर्चा घर के लिए भी यूज हो रहा है डेप्रेशन, तो जब वो मेरे पास अपनी असेसमेंट करा, अपना केस क्या नाम है टैक्स रिपोर्ट फाइल करने आए, तो मैंने बोला सर आपको जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो आपको सर प्रोपोर्शनलिटी डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नितिन तू ही तो समझाता है, जो लिखा है उसे पढ़ना, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना। जैसे 37 में वर्ड लिखा हुआ होली एक्सक्लूसिवली, 32 में होली एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो अब क्वेश्चन ही उठता है जब आपने होली एक्सक्लूसिव नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे केस के अंदर क्या मैं होली एक्सक्लूसिव पढ़ूंगा? मैं बताता हूं सर, वहां पे सेक्शन 38 है, और 38(2) में लिखा हुआ है जो पर्सनल डेप्रेशन है, जो पर्सनल खर्चा है, वो अपॉर्चुनिटी आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर सेक्शन 38 नहीं होता तो ऐसे केस में 32 का डेप्रेशन पूरा का पूरा मिलता। तो जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। लेट अस टेक अबाउट वोडाफोन केस सर, जो मैं 2012 का बता रहा हूं, जिसकी वजह से 2012 में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आई थी। व्हाट हैपेंड सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने सर 20 जनवरी को जब जजमेंट दिया था, तो उन्होंने समझाया था
कि सर जहां पे लिखा हुआ है इनकम एक्रू और डायरेक्टली और डायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम, और चौथा लिंब है इसका 911 का ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, तो उन्होंने बोला जो वो डायरेक्टली है ना वो इनकम के साथ है, वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट के साथ नहीं है। तो इसी वजह से एक्सप्रेशन 5 डाला गया सर 2012 से जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई, जहां ने बोला कि सर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, ये ट्रांसफर के साथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो लिखा है उसे पढ़ना पड़ेगा, जो नहीं लिखा उसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए एक्सप्रेशन डालनी पड़ी। नाउ लेट अस कम टू सर अगेन बात करता हूं मैं सेक्शन 37 की। सर सेक्शन 37 में दो एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन क्या है सर, दैट इज फॉर द, मान लीजिए आपने ब्राइब दे दी या फिर इलीगल मनी किसी को दे दी, तो वहां पे लिखा हुआ साफ कि वो खर्चा पहली बात तो नहीं मिलेगा और वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए काम नहीं आएगा। वेयर एज सर जहां पे सीएसआर की बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन 2 में सिर्फ एक बात लिखा हुआ है वो खर्चा आपको नहीं मिल पाएगा। अब जहां पे सर दिल्ली हाई कोर्ट ने और कर्नाटक हाई कोर्ट ने सर, चाहे वो गिल लिमिटेड का जजमेंट था या फिर आप कर्नाटक हाई कोर्ट का सर 418 ईटीआर एक जजमेंट था, जहां पे उन्होंने समझाया है दे डिफरेंशिएटेड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 वर्डिंग्स। एक्सप्रेशन 1 ये बोलता है वो आपको खर्चा कोई मिल नहीं सकता, जबकि एक्सप्रेशन 2 बोलता है अगर नेक्सस आपका ज्यादा है, जैसे लेट अस टेक एग्जांपल मारुति सुजुकी, अब वो गुड़गांव में उनका सही महीने में उनकी फैक्ट्री है सारी, गुड़गांव निमराना और ऑल दैट स्टफ या मानेसर वगैरह, और अगर आप गुड़गांव जाएंगे तो यू विल कम टू नो तो मोटे मोटे जितने भी आपके बीच के जो चौराहे हैं वहां पे उन्होंने साइड में एक जगह ले ली है जहां पे वो सर आपको साइनेज समझाते हैं। टारगेट क्या है कि भैया आपको साइनेज पता लग जाए कि इस साइन का मतलब क्या है, ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या है। तो उनका टारगेट ये है कि लोग जितने ट्रैफिक सिग्नल सीखेंगे तो उस हिसाब से वो कार चलाएंगे, और कार चलाने का पर्पस है उनकी कार खरीदेंगे, नॉट नेक्सस देयर। तो इसका मतलब ये सीएसआर एक्सपेंडिचर उनको खर्चे में मिल जाएगा। पर मान लीजिए कहीं पे उन्होंने स्कूल खोल दिया, कोई प्याऊ लगा दिया, उसका उनके बिजनेस से कोई कोरिलेशन नहीं है, वो खर्चा आपको नहीं मिल पाएगा, तो आपको नेक्सस ज्यादा दिखाना है ड्यू टू एक्सप्रेशन 2। तो इसका मतलब सर जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा उसे नहीं पढ़ना है। सेम वे सर मैं 56(2)(7) भी और 56(10) में आर्ग्यू कर सकता हूं सर 92(3) में जो बात लिखी हुई है, 92(3) में जो बात लिखी हुई है वो 56(2)(7) में और 56(2)(10) में नहीं लिखी है। और मैंने आपको बताया कि सर इनकम इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो, चाहे वो मैंने आपको बताया सती और उद्योग का जजमेंट था 372 आईटीआर, कल आपको समझाया था, वो जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भैया इनकम इंक्लूड लॉसेस ऑल्सो। तो ऐसे केस में अगर मेरी इनकम 56(2)(10) के अंदर 20 करोड़ है तो 56(2)(7) भी मेरा -20 करोड़ भी हो सकता है। तो वन कैन आर्ग्यू लाइक दिस ऑल्सो। नाउ अब बात करते हैं भैया 92C4 की और एक 92CE की। अब दोबारा ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहा हूं तो आपको लगेगा, पर मैं आप नॉट जस्ट वांट टू टेल यू द कांसेप्ट, मैं ट्रांसफर प्राइसिंग भी नहीं डालना चाहता क्योंकि मैंने आपको बताया अपने आप में 6 दिन का मिनिमम सब्जेक्ट है और 6 घंटे मिनिमम चाहिए आपको। नाउ जब मैं 92C की बात करता हूं, मैंने आपको कल समझाया था 92C का पर्पस क्या है। मान लीजिए मेरी ट्रांसफर प्राइसिंग में एडिशन हो गई और मैंने अगर मान लीजिए वो एडिशन हो सकती है सुमोटो हो सकती है, बाय असेसिंग ऑफिसर हो सकती है, बाय ट्रांसफर प्राइसिंग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है, चाहे वो 92CC में हो, एपीए की बात करते हैं या सेफ हार्बर रूल्स में हो जाए, या फिर आपका सर मान लीजिए सेक्शन 90 या 90A के हिसाब से मान लीजिए मैंने कोई मेरा एपीए साइन हो गया एज टू थ्रू कंप्यूटर अथॉरिटी, तो प्लीज नोट करें ऐसे केस के अंदर उन्होंने स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है 90 दिन या फिर असेसमेंट के टाइम के बाद हिसाब से आपको वो पैसे वापसी मंगाने। और क्वेश्चन ये उठता है अगर आपने पैसे वापसी नहीं मंगाए तो ऐसे केस में वो आपके हाथ में डीम्ड लोन माना जाएगा और आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, नोशनल इंटरेस्ट भी आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है भाई जो नोशनल इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हो, नोशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हो क्योंकि वो डीमिंग प्रोविजन पे डीमिंग है, क्या डीमिंग भी क्या डीमिंग हो सकता है क्या? दूसरी बात सर नोशनल इंटरेस्ट किसको एक्रूअराइज हो रहा है, नोशनल इंटरेस्ट रिसीव किसको हो रहा है, तो दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब सर ये टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं कर रहा। दूसरी बात सर मान लीजिए क्या इस सेक्शन को अगर मैं मान लूं अलग से चार्ज सेक्शन है तो इसने क्या अपना नाम टोटल इनकम रखा है, द आंसर इज नो, तो दोनों टेस्ट फेल हो गए। अभी तीसरा टेस्ट और चेक करना है। नो अब जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं वो समझिए मेरी बात। लेट अस टेक एग्जांपल, जब हम 92C की बात करते हैं तो प्लीज नोट करें मैंने बताया अगर आपने पैसे वापसी मंगा लिए तो ऐसे केस में 92CE के अंदर आपकी सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। अब लेट अस टेक एग्जांपल, हाइपोथेटिकली आपने 1 करोड़ की रॉयल्टी पे करनी थी, अब ऐसे केस के अंदर आपने 1 करोड़ की रॉयल्टी पे नहीं करी या फिर 1 करोड़ की रॉयल्टी पे कर दी और उसके बाद सर ट्रांसफर प्राइसिंग में एडिशन आपकी 10 करोड़ कम की होगी, उन्होंने कहा रॉयल्टी तो पेमेंट 90 करोड़ की होनी चाहिए थी, आपने 100 करोड़ गलती दी है, तो आप एक काम करो, सॉरी 1 करोड़ 90 लाख होनी चाहिए थी, आप से 100 करोड़ मान लेते हैं,
100 करोड़ की रॉयल्टी पे कर दी और 90 करोड़ होनी चाहिए थी, तो 10 करोड़ की आपने पैसे वापस मंगा लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब हम 92C4 पढ़ते हैं, 92C4 पढ़ते हैं, वो ये बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे आपने कोई अमाउंट आपने ट्रांसफर पैसे में हुआ और वहां पे टीडीएस काट लिया, तो ऐसे केस में वो उसकी इनकम बना रहेगा। लेट अस से एग्जांपल, आपने जब 100 करोड़ की रॉयल्टी पे करी फॉरेन एई को, तो आपने 100 करोड़ की रॉयल्टी के हिसाब से टीडीएस काट लिया। नाउ जब आपकी एएलपी में हुआ और एसएससी ऑफिसर ने बोला भैया ये तो 90 करोड़ रुपए होने चाहिए, 100 करोड़ नहीं होने चाहिए, अब आपने 10 करोड़ वापस मंगा लिए, तो क्वेश्चन उठता है सर इस 10 करोड़ का क्या होगा? क्योंकि 92C4 ये बोलता है कि भैया ये अगर आपने टीडीएस काट लिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो ऐसे केस में वो उसकी इनकम बना रहेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या 92C4 को मैं सर सरपास कर सकता हूं क्या? बताइए सर, मैं वेट कर रहा हूं सर आपका, बताइए आंसर यस या नो। क्या आंसर आ रहा है भैया? नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है। तो प्लीज नोट करते हैं, मैंने आंसर पूछा है, मैं आपको जिसने नो बोला है उसको बता देता हूं सर आंसर गलत है। जो यस बता रहा है मैं मान रहा हूं उसका लॉजिक सेम होगा, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। मैंने बताया भैया जब भी आप टोटल इनकम का टेस्ट पास करेंगे, पहले आप चेक करेंगे इनकम है या नहीं, इनकम थी तभी तो आपका ट्रांसफर प्राइस नहीं लगा। उसके बाद क्या ये इनकम सर सेक्शन 5 का टेस्ट पास हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि 10 करोड़ आपने वापस मंगा लिए, वो इनकम रिसीव तो हो नहीं रही, क्योंकि इनकम 100 करोड़ थी और उसके बाद उस इनकम को उसने 10 करोड़ वापस कर दिए, तो एक्रूअराइज कितने हुए सर? 90 करोड़, 100 करोड़ नहीं हुए। तो इसका मतलब उससे सेक्शन 5 का टेस्ट ही पास नहीं होगा। तो व्हाट आई वांट टू से, ऐसे केस में वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू लाइक दिस कि भैया वो 92C4 तो मैं तब पढ़ूंगा, ये सारे के सारे कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है, पहले इनकम का टेस्ट उसके बाद सेक्शन 5 का टेस्ट। क्योंकि सेक्शन 5 का टेस्ट ही फेल हो गया ना, ये इनकम मैंने पेमेंट वापस कर दी और ना ये इनकम एक्रूअराइज हो रही है, क्योंकि अब पहले 100 करोड़ था अब 90 करोड़ रुपए हो गया, तो एक्रूअराइज मुझे 90 करोड़ रुपए हुआ है, तो ऐसे केस में मेरे हाथ में सिर्फ 90 करोड़ होगा। तो 92C4 क्योंकि मशीनरी प्रोविजन है, कंपटीशन मैकेनिज्म बाद में आएगा, तो ऐसे केस में मेरे हाथ में ये टैक्स नहीं हो पाएगा। नाउ अब बात करते हैं भैया 94B की। 94B को भी मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, दो ही इश्यूज टेकअप करेंगे और अदर दो का भी एक ही इशू है, इसको मैं तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। 94B बात करता है सर लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस। बोलता है भैया अगर आपने अपने फॉरेन एई को अगर 1 करोड़ का इंटरेस्ट दे दिया है, 1 करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, तो ऐसे केस में आपको चेक करना पड़ेगा आपके 30% एबिलिटा से ऊपर है या नहीं है। अगर 30% एबिलिटा से ऊपर है तो खर्चा मिल जाएगा, अगर उससे कम है तो आपको सर उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नो, क्वेश्चन जो उठता है क्या मैं 94B को सरपास कर सकता हूं? तो प्लीज नोट करें सर, मैंने जो ब्लू किया हुआ है वर्ड सेट इंकर्स एनी एक्सपेंडिचर और दूसरा बोलता है डिडक्टिबल। तो पहली बात सर, पहला तरीका बता रहा हूं सर, आप नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज यूज कर सकते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज क्या होता है सर? मान लीजिए से मैं फॉरेन एंटिटी को जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं, अब ऐसे केस में अगर यही एंटिटी मेरी इंडिया की होती तो क्वेश्चन ये उठता है क्या 94B एप्लीकेबल होता? आंसर इज नो, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू फॉरेन एई। तो ऐसे केस में आप DAA के अंदर सर नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज आर्टिकल 25 होता है नॉर्मली, उसको आप रेज कर सकते हैं। यू कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि सर यही अगर एंटिटी मेरी इंडिया में होती तो 94B का कोई वर्किंग नहीं है, पर अब ये फॉरेन एई है तो आप मुझे इंटरेस्ट डिसअलाउ कर रहे हैं या मुझे आप बोल रहे हैं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो सही मायने में सर इट इज नथिंग बट अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, तो ऐसे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और मान लीजिए किसी रीजन की वजह से आप नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज नहीं रेज कर पा रहे, या तो DAA में नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज की वर्डिंग इस तरीके से, या फिर आपका जो फॉरेन एई है वो उन जहां पे ट्रीटी नहीं है, अब ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो प्लीज नोट करें सेक्शन में दो चीजें लिखी हुई हैं, इंकर्स और डिडक्टिबल। तो इसका मतलब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो इट हैज टू बी इंकर्ड आल्सो और डिडक्टिबल आल्सो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मान लीजिए लेट अस कम टू मैं 40AI और 40AI की बात करता हूं, तो प्लीज बात करें 94B कहता है जो इंटरेस्ट डिडक्टिबल है, तो इसका मतलब उसको 40AI का टेस्ट उसको पास हो गया हूं। जब हम 40AI की बात करते हैं तो प्लीज नोट करें, लेट अस एग्जांपल दीपक भाई मेरे फॉरेन एई है, इनको करीबन 100 करोड़ का इंटरेस्ट मैंने पे करना है। तो एक तरीका तो ये है, मैं 100 करोड़ का मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट पे किया और टीडीएस काट लिया, तो ऐसे केस के अंदर मुझे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक मुझे टैक्स जमा कराना है। अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक जमा करा दिया तो मेरे को टैक्स पे खर्चा डिडक्शन मिल जाएगी। पर मान लीजिए मैंने 100 करोड़ का इंटरेस्ट पे इनका क्रेडिट किया, पर मैंने उस महीने में 31 मार्च को टीडीएस नहीं काटा, पर मैंने टीडीएस काट लिया मान लीजिए बाद में, और बाद में पे कर दिया, तो प्लीज नोट करें
अब यहां पे फर्क है, तो मुझे खर्चा कब मिलेगा? जिस साल मैंने डिडक्ट किया और मैंने पेमेंट करी। तो व्हाट आई वांट टू से, दो माय इंटरेस्ट इज पेड और इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड इन द प्रीवियस ईयर से 19-20, और मैंने टैक्स अगर 21-22 में जमा किया है तो मुझे 21-22 में खर्चा मिलेगा, चाहे वो मेरा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले भी हो जाए। तो प्लीज ये नोट करें, ये बहुत बड़ा फर्क है, टीडीएस पहले काटा या नहीं काटा, इसका फर्क पड़ता है। नाउ अब मैं बात करता हूं, लेट अस से एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी को लॉसेस चल रहे हैं, से मान लीजिए 100 करोड़ के लॉसेस है, और मान लीजिए इंटरेस्ट जो पेमेंट करी है मान लीजिए वो 50 करोड़ रुपए, तो व्हाट आई वांट टू से, मान लीजिए 50 करोड़ की एडिशन भी हो जाए तो 50 करोड़ के लॉस रह जाएंगे। अब ऐसे केस के अंदर अगले साल मेरी एक्सपेक्टेशन है वो प्रॉफिट बन जाएगा। अब ऐसे केस के अंदर और अगले साल भी मुझे इंटरेस्ट और पे करना है, तो मेरा टारगेट है, मैं 94B का टेस्ट मुझे सरपास करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, 50 करोड़ का जो इंटरेस्ट है उस पर मैं 31 मार्च को टीडीएस नहीं काटूंगा, और उस टीडीएस को मैं 10 अप्रैल को काटूंगा ऑफ नेक्स्ट ईयर, और 15 अप्रैल या फिर 31 अप्रैल से पहले पहले उसे जमा करा दूंगा। और क्योंकि मैंने 30 अप्रैल तक जमा करा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं पहले साल की बात करूं कि क्या वो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है, आंसर इज यस। क्या डिडक्टेबल है? बट डिडक्टेबल नहीं है सर, क्योंकि वो खर्चा 40I में डिसअलाउड हो गया, तो डिडक्टेबल नहीं है, 94B का टेस्ट पास नहीं होगा। नाउ अब मैं अगले साल में आता हूं, जब मैं अगले साल में आता हूं तो प्लीज नोट करें अगले साल में क्या लिखा हुआ है कि क्या ये एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल है, आंसर इज यस। मैंने टीडीएस काटा और जमा करा दिया, पर क्या वो एक्सपेंडिचर इंकर्ड था? इंकर्ड तो एक साल पहले था। तो ऐसे केस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब मेरे दोनों टेस्ट इसके ये फेल हो गए, तो इसका 94B को मैं सरपास कर जाऊंगा। अब अगले साल मुझे पूरा का पूरा खर्चा मिल जाएगा, मुझे कुछ भी कैरी फॉरवर्ड ये करने की जरूरत नहीं है। अब प्लीज नोट करें, जब भी मैं कोई बात समझाता हूं उसका एक राइडर है। मैंने बताया टीडीएस काटना था 31 मार्च को, पर मान लीजिए टीडीएस की लायबिलिटी आती 30 सितंबर को काटने की, और आप सेम तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केस में क्योंकि 60 दिन से ऊपर की पेमेंट हो जाती है टीडीएस की ना काटने की, जमा कराने की, तो कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा इशू आता। तो व्हाट आई वांट टू से, इतने आप पैसे बचाते नहीं जितने आप कंपाउंडिंग में पे करते हैं। तो प्लीज नोट करें, जब भी कुछ चेक करना है ये भी चेक करना है, ऐसा ना हो एक के चक्कर में दूसरे प्रोविजन आपको हिट कर जाए। तो प्लीज नोट करें, ये काम हर बार नहीं हो सकता। नो, अब बात करते हैं सर, लेट अस गो एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर 2-3 कंसेप्ट रह गए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर आपकी कुछ क्वेरी होगी वो डिस्कस लेंगे सर। लेट अस टेक एग्जांपल से बत्रा साहब, मान लीजिए सबको पता है इज द वेरी सीजन्ड पर्सन, मान लीजिए दुबई में बहुत बड़े दुबई में रह के आए हैं, इज अ चार्ट अकाउंटेंट, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उनकी वहां थी। अब बत्रा साहब ने बहुत पैसे कमाए, उन्होंने बोला यार, उनका मन मुचाट हो गया, उन्होंने कहा यार नहीं अब मुझे नहीं करना, लेटस मुझे अब सेवा करनी है। अब उनके कोई लेटेस्ट एग्जांपल कोई गुरु जी को धारा हुआ उन्होंने, तो अब वो इंडिया में आए सब कुछ काम छोड़ के, और मान लीजिए 10 मई को 2019 में वो इंडिया में आ गए। अब सीधा ही गुरुजी के आश्रम पहुंच गए और गुरुजी के आश्रम में सेवा करनी शुरू कर दी। अब दीपक भाई को पता लगा कि यार बत्रा साहब इंडिया में आ गए, तो उन्होंने बोला सर बत्रा साहब व्हाई डू यू बिकम अ पार्टनर टू अस, क्योंकि दीपक भाई को पता है जैसे ही दुनिया में खबर फैलेगी बत्रा साहब दीपक भाई के पार्टनर बन गए हैं, तो लोग अचानक ही काम लेके दीपक भाई के पास आ जाएंगे। अब बत्रा साहब ने मना कर दिया, नहीं यार मेरा मन है ही नहीं, अगर पैसे कमाने होते तो मैं वहीं पे पैसे कमा रहा था, अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कमाना, जो मैंने करना है बस सादगी से जीवन बताना है, मैंने खत्म। अब यहाँ पे देयर इज नो इनकम एज सच। अब दीपक भैया को पता लगा बत्रा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, मैंने बत्रा साहब से बात करी, तो एंड ऑफ द डे सो 15 फरवरी को एंड में बत्रा साहब मान गए, ठीक है लेट अस एंटर इनटू पार्टनरशिप। तो दीपक भाई के साथ वो पार्टनरशिप एंटर हो गए दीपक भाई के साथ ऑन 15 फरवरी। उसके अलावा कोई और इनकम इंडिया में नहीं कमा रहे। अब 15 फरवरी को जैसे ही पता लगा, दीपक भैया ने मार्केटिंग की, और मार्केटिंग करने के बाद पता लग गया कि यार बत्रा साहब इनके पार्टनर बन गए, अचानक ही 50 लाख रुपए का काम आ गया। गॉट इट डन, 10 लाख रुपए एग्जीक्यूशन कॉस्ट हो गई, तो 40 लाख रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 28 मार्च को 20 लाख रुपए भैया के बत्रा साहब के और 20 लाख रुपए दीपक जी के। अब क्वेश्चन उठता है सर ऐसे केस के अंदर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि केम इन ऑन 10th of May 2019, और मेरा क्वेश्चन ये है 19-20 प्रीवियस ईयर के लिए क्या इनका स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? बताइए सर, मैं वेट कर रहा हूं सर आपके आंसर का। whether is the status is resident or non resident, बताइए सर। नॉन रेजिडेंट ही आ रहे हैं अभी तो आंसर्स, रेजिडेंट भी आ रहे हैं नॉन रेजिडेंट भी आ रहे हैं। तो सारे कितने नॉन रेजिडेंट आ रहे हैं, कितने रेजिडेंट बोल रहे हैं? ज्यादा रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट कम है का। कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज नोट कर ले सर, जो जो व्यक्ति रेजिडेंट बोल रहा है सेक्शन 3 घर पे जाके दोबारा पढ़ेगा। सेक्शन 3 देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है,
For the purpose of this set, previous year means a financial year immediately preceding the assessment year. और आगे लिखा प्रोविजन क्या हुआ, provided that in case of business profession newly set up or source of income newly coming businesses in the said financial year, the previous year shall be the date beginning with the date of setting up the business or profession as the case may be. तो प्लीज नोट करें सर किस डेट को इनकी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हुई है, पार्टनरशिप डेट कब एंटर की है, 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन हुए, तो तकरीबन सर आपके 42 या 43 दिन। और जब आप सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो सेक्शन 6 क्या बोलता है, सर अगर आप व्यक्ति को रेजिडेंट बनना है तो उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन रहना बहुत जरूरी है। तो प्लीज नोट करें 42-43 दिन के अंदर वो 182 दिन कैसे रह सकता है। तो प्लीज नोट करें, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम सीधा पासपोर्ट की कॉपी देखते हैं और बोलते हैं भैया तू रेजिडेंट है। सबसे पहले ये चेक करें अगर व्यक्ति पहली बार आया है तो ऐसे केस के अंदर आप सर पहले ये चेक करें कि उसका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में पहली बार कब आया है, उसने बिजनेस कब क्रिएट किया है। जब उसने बिजनेस इनकम शुरू किया है पहली बार तो सर उसका प्रीवियस ईयर उस डेट से शुरू होगा। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी सर वो ऐसे केस में नॉन रेजिडेंट रह जाए। मैं क्यों आपको सर, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सेक्शन 6 बोलता है उस प्रीवियस ईयर में 182 दिन, और प्रीवियस ईयर कब से शुरू हो रहा है इनके केस में, बत्रा साहब के टाइम पे 15 फरवरी से, जो बनते हैं 42 या 43 दिन। ठीक है सर। नाउ एक क्वेश्चन और पूछता हूं भैया, डीम टू रिसीव्ड, क्योंकि मैंने अभी हम डिस्कस किया, हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं वो 4 चीजें बोलता है, एक्रू और राइज हमने डिस्कस कर लिया सर, डीम टू एक्रू और राइज सेक्शन 9 हमने डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर लिया कुछ, मैं सब कुछ नहीं डिस्कस किया, थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस की है। रिसीव वर्ड हमने डिस्कस कर लिया है कि रिसीव का मतलब क्या होता है, और प्लीज नोट कर रिसीव का मतलब एक और बता देता हूं सर, कंस्ट्रक्टिव रिसिप्ट इज आल्सो अ रिसीव्ड। व्हाई इट इज सो, मान लीजिए हाइपोथेटिकली दीपक भैया के कंट्रोल में कब आया तो दैट इज कुड बी कंस्ट्रक्टिव रिसिप्ट। और दूसरी बात, मान लीजिए किसी और के पास पैसे पड़े हुए हैं और दीपक भैया ने बोला भैया अगर उसके पास पैसे पड़े हैं तो मैं मान लूंगा कि मेरे पास पैसे हैं। मान लीजिए मैंने गिफ्ट दिया दीपक भैया को, दीपक भैया कहते हैं भैया एक काम करो आप मेरे जो फादर इन लॉ है उनको पैसे दे दो, और उनके पास पैसे पहुंच गए तो मेरे पास पैसे आ गए। तो सब प्लीज नोट करें, अगर पैसे मैंने अजय साहब को दे दिए तो इट इज कंस्ट्रक्टिव रिसीप्ट इन द हैंड्स ऑफ दीपक भैया। तो व्हाट आई वांट टू से सर दैट इज आल्सो रिसीव्ड। नाउ अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डीम टू बी रिसीव्ड। तो जब हम डीम टू रिसीव्ड की बात करते हैं तो प्लीज नोट करें, जब हम डीम टू रिसीव्ड की बात करते हैं तो प्लीज नोट करें सर डीम टू रिसीव्ड का मतलब क्या है। सर प्लीज नोट करें अगर आप सेक्शन इनकम की बात करेंगे, जब इनकम की बात करेंगे तो प्लीज नोट करें सर यहां पे वर्ड लिखा हुआ इनकम डीम टू रिसीव्ड होना चाहिए, अमाउंट डीम टू रिसीव्ड नहीं होना चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल 44B, 44BB, 44BBA या 44BBB, ये सारे सेक्शन बात करते हैं अमाउंट डीम टू रिसीव्ड, तो ये डीम टू रिसीव्ड में नहीं आ पाएगा। जो इनकम डीम टू रिसीव्ड है वो दो ही सेक्शन है, सेक्शन 7 और 198। सेक्शन 7 बात करता है आपका एक्विजिशन टू प्रोविडेंट फंड की बात करता है, हमारा मेन फोकस है 198 से, और 198 कहता है भैया कोई टीडीएस कटेगा वो आपकी इनकम है। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 198 नाउ। प्लीज नोट करें 198 जब हम बात करते हैं 198 क्यों आया वो समझिए सर पहले। चलिए 198 बाद में समझाता हूं, पहले आपको समझाता हूं 198 में वैसे बात करता हूं। लेट अस टेक एग्जांपल से दीपक भाई, लेट अस टेक he went to his state is ROR, he went to a US और for providing some services। तो ऐसे केस में उन्होंने कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विस को बाहर प्रोवाइड करी और वहीं पे बिजनेस चल रहा है, तो सर इंडिया बोलेगा दिस इनकम इज एक्रूराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया। अब क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की सर्विस दी, तो मान लीजिए यूएसए में टैक्सेशन रेट है 10%, 10% टीडीएस काट लिया। अब क्वेश्चन उठता है अब ये अपनी इनकम में रेवेन्यू कितना दिखाएंगे सर, 1 करोड़ रुपए या 90 लाख रुपए। फिर से बोल देता हूं सर, ये बाहर गए इन्होंने बाहर जाके 1 करोड़ रुपए की सर्विस दी, 10% टीडीएस काट लिया उस पर, इनका स्टेटस आरओआर है और इनकम एक्रूराइज टू आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है जे अपनी बुक्स में रेवेन्यू कितना दिखाएंगे, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं सर, बुक्स अकाउंट की बात नहीं कर रहा सर, कितना दिखाएंगे 1 करोड़ रुपए या 90 लाख रुपए। वेट करो सर आपके आंसर का। सर क्या आंसर आ रहा है भैया? बता रहा हूं 90 आई 90 lakhs 1 करोड़ सारे के सारे 90 लाख कह रहे हैं। हाँ मिक्स है, 90 भी है 1 भी है। अच्छा ठीक है, 90 भी है 1 भी है, प्लीज नोट कर ले भैया, भैया आंसर 90 लाख आएगा, समझिए सर।
सब पहले 198 समझिए 198 कहता क्या है। 198 ये कहता है, प्लीज नोट करें, ऑल सब डिडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। सर टीडीएस क्या इस चैप्टर में कटा है क्या? सर वो इस चैप्टर में नहीं कटा, वो तो यूएसए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से काटा है। ये 198 क्यों आया वो समझिए सर। हुआ क्या, 1922 में टीडीएस नाम की कोई प्रोविजन नहीं होता था, टीडीएस जैसे कोई प्रोविजन नहीं होता था, कोई टीडीएस नहीं करता था। तो 1961 के अंदर जब इन्होंने सोचा अब टीडीएस काटा जाएगा, तो यहां पे एक बात आई कि सर 1954 में ईडी सिसोदिया के केस में सर जजमेंट आई गई है, जहां पे उन्होंने बोला है सर व्हाट इन बाय एक्रू राइज नॉट ओनली यू हैव अर्न अदर पर्सन शुड हैव लायबिलिटी टू पे इट आल्सो। अब ऐसे केस के अंदर उन्होंने ये डिस्कस किया बिफोर 198 डालने से पहले कि लेट अस से एग्जांपल दीपा भाई को मैं 1 लाख रुपए पेमेंट करता हूं, 10,000 रुपए टीडीएस से काट लूंगा। तो क्वेश्चन उठता है, दीपा भाई ये बोलेंगे भैया मुझे इनकम मैंने कितनी भाई 1 लाख रुपए, पर एक्रूराइज कितनी हुई 90,000 रुपए, 10,000 रुपए तो मेरे आपने टीडीएस जमा करा दिया गवर्नमेंट के पास, ये 10,000 रुपए तो कभी मुझे एक्रूराइज नहीं हुए। तो इसलिए उन्होंने बोला हम 198 में लिख देते हैं कि अगर टीडीएस कटेगा इस चैप्टर में तो वो भी आपकी इनकम बनेगा। तो प्लीज नोट करें सर, यहां पे जब आप 1 लाख इनकम दिखाते हैं दीपक भैया तो 90,000 तो एक्रूराइज होता है और 10,000 रुपए क्या होता है आपका सर सेक्शन 198 में इनकम डीम टू रिसीव, तो आपका 1 लाख पूरा हो जाता है, उस पर टैक्स दे देते हैं। पर जब मैं बात कर रहा हूं बाहर की इनकम, जो 1 करोड़ रुपए इनकम दीपक भैया ने कमाई है, जहां पे 10% टीडीएस कट लिया है, तो वहां पे ऐसे केस में जो इनकम एक्रूराइज हुई वो 90 लाख है, 10 लाख का टीडीएस सर 198 में कवर नहीं होगा। अगर आपको जजमेंट नोट करनी है जजमेंट नोट कर लें इसके लिए। सर ये जजमेंट मैंने आज तक नहीं बोली है किसी के सामने, वो बता रहा हूं आपको, और वो भी ड्यू टू कोई स्टडी कैफे ने 2 दिन का लगातार प्रोग्राम किया है, जजमेंट बता रहा हूं। सीआईटी वर्सेस अंबालाल किलाचंद 210 आईटीआर 844, सीआईटी वर्सेस अंबालाल किलाचंद 210 आईटीआर 844, सीआईटी वर्सेस यावर रशीद 218 आईटीआर 699। तीन जजमेंट है सीआईटी वर्सेस ओरिएंटल कंपनी 137 आईटीआर 777। ये तीनों जजमेंट ये कहती है भैया जो आप टीडीएस काटेंगे वो आपके हाथ में इनकम नहीं बन पाएगा जो टीडीएस बाहर कटा है। नाउ सर अब बात करते हैं सर थर्ड टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि सर पहला टेस्ट क्या है, सर पहली बात तो आपका टोटल इनकम का टेस्ट पास होना चाहिए, राइट सर। और टोटल इनकम मतलब 245, पहली बात वो क्या वो इनकम है, फिर सेक्शन 5 का टेस्ट पास कर रहा है, क्या कंपटीशन मैकेनिज्म कहता है। अगर मान लीजिए कोई इनकम ऐसी है जो टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं कर रहा, जैसे 23/4 की बात करते हैं, तो ऐसे केस में क्योंकि वो टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं कर रहा, क्या वो सर उसने अपना नाम चेंज करके टोटल इनकम लिख दिया है, जैसे मैंने बताया था 115 जेबी 115 जेसी मैट एएमटी, जहां पे बुक प्रॉफिट को ना तो एक्रूराइज होता है ना रिसीव होता है, उन्होंने अपना नाम चेंज करके बोल दिया डीम टू बी टोटल इनकम। तो जैसे आपने अपना नाम टोटल इनकम रखा, आपने सेक्शन 245 को बाहर किया, सीधा सेक्शन 4 में टोटल इनकम लिखा हुआ था, आप सेक्शन 4 में चले गए और वहां पे टैक्स रेट दिए हुए थे। अब मान लीजिए सर ना तो आप पहला टेस्ट पास कर रहे हैं ना दूसरा टेस्ट पास कर रहे हैं, अब ऐसे केस के अंदर क्या कोई इनकम ऐसी भी हो सकती है तो सेक्शन 4 से बाहर की इनकम हो सकता है। पर अगर आप कोई इनकम सेक्शन 4 से बाहर की इनकम है, जैसे लेट अस से एग्जांपल ऑफ 115 बीएडी की मैं बात कर रहा हूं सर, आपको बता देता हूं आपको बीए की जो इनकम थी सर, सीआईटी वर्सेस वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड जजमेंट है 367 आईटीआर 466 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर उन्होंने बोला था सर 158 बीए की जो इनकम है, 158 बीए की जो इनकम है वो सेक्शन 4 से बाहर की इनकम है। और इस सेक्शन 4 की जो बाहर की इनकम है, क्योंकि जहां पे जो रेट दिया हुआ 113 में, तो 158 बीए रेट विद 113 वो क्या है सर आपका गंगा शरण और जो जजमेंट है वो पूरा कर देता है। पहली बात सर मान लीजिए क्या सर्च हुई तो आपको इवेंट पता लग गया सर जब हुई, दूसरा सर किस व्यक्ति के हाथ में हुई, आपको अमाउंट पता लग गया, और टैक्स रेट आपको 113 से पता लग गया। ऐसे बताता हूं 35AC6 जहां पे बोलता है कि भैया जो आपका जो नेशनल कमेटी अगर मान लो विड्रॉ कर लेती है आपसे एप्लीकेशन, तो ऐसे कहते 35AC बोलता है एमएमआर पे आपका टैक्सेशन होगा। तो इसका मतलब अगर कोई इनकम सेक्शन 4 से बाहर की है, सेक्शन 4 से बाहर की है, तो ऐसा इसका मतलब क्या हुआ भैया, आपको ये चारों चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। वो 4 चीजें कौन सी है, पहली बात तो इवेंट, दूसरा मान लीजिए सर आपके किस व्यक्ति के हाथ में हो रही है, तीसरा सर मैं मान लीजिए सर अब क्वांटम क्या है, और चौथा क्या है टैक्स रेट। अगर चारों में से कुछ भी कम है तो टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। मतलब लेट अस से एग्जांपल सर आपको इवेंट पता है, आपको ये पता है किसके हाथ में हो रही है, आपको अमाउंट पता है, पर टैक्स रेट नहीं है तो टैक्सेशन हो नहीं पाएगा। मैं एग्जांपल देके 2-3 एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको बड़ा एग्जांपल समझाऊंगा, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा।
लेट्स डिस्कस 47A जो मैंने आपको कल भी पकड़ के बताया था। 47A मैंने आपको बताया था, एग्जांपल देके समझाया था 47A के अंदर। लेट अस से 47A 3 एंड 4। अब 3 और 4 क्या कहता है, और 47 13 और 14 की बात करते हैं। लेट अस से एग्जांपल, आपने कोई कंपनी को एलपी में कन्वर्ट किया, या फिर एलपी आपने कोई पार्टनरशिप को मान लीजिए कंपनी में कन्वर्ट किया। तो ऐसे केस में वो बोलता है भैया ये कुछ कंडीशन दी हुई है 47 में, अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो सब्सिडी कंपनी पे टैक्स लग जाएगा। तो कल आपको 47A के कंटेस्ट में मैंने एक बात आर्ग्यू की थी आपके सामने, जो मैंने बताया था कि सर प्लीज नोट करें सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 6 के अंदर लिखा हुआ है जो कैपिटल गेन सेक्शन 45 में होता है वही सर 224 की इनकम में बनेगा। तो क्योंकि मैं वन कैन आर्ग्यू ले दिस कि 47A 45 से अलग इनकम है, तो ऐसे केस में 224 का टेस्ट पास नहीं कर रहा, तो प्लीज नोट करें टोटल इनकम का टेस्ट पास नहीं करता। पर मान लीजिए हाइपोथेटिकली कोई व्यक्ति बोलता भैया क्या बात कर रहे हो, ये ट्रांसफर है और यहाँ पे सेक्शन 47 में आपने एग्जेम्पशन मार दी, ये डेफरमेंट ऑफ टैक्सेस है, तो 47A में ये डेफर कर पाएगा। तो ऐसे केस में ये मान लेता हूं 47 अपने आप में एक नया ट्रांजेक्शन है, तो सेक्शन 4 से बाहर की इनकम है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज सक्सीडिंग कंपनी के केस के अंदर जो बोलता है, लेट अस एग्जांपल, मान लीजिए कोई कंपनी है उसे एलपी में कन्वर्ट कर दिया, मैं और दीपक उसमें मान लीजिए डायरेक्टर थे, शेयर होल्डर थे, और वो कंपनी कन्वर्ट करके एलपी में कन्वर्ट कर दी। अब उन्होंने 5 साल की कंडीशन दी हुई है, मेरे और दीपक को पैसे चाहिए, मैंने और दीपक ने वो पैसे निकाल लिए 2 साल के अंदर ही। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर वो बोलता है भैया ये इनकम अब बन जाएगी सब्सिडी कंपनी की। तो क्वेश्चन ये उठता है, अगर मैं इनकम का टेस्ट एक बार को मान भी लूं, क्या ये इनकम एक्रूअराइज हो रही है क्या उसको? आंसर इज नो। क्या इनकम रिसीव हो रही है? आंसर इज नो। तो सेक्शन 5 का टेस्ट पास नहीं कर रहा। लेट अस डिस्कस कि क्या यहां पे लिखा हुआ डीम टू बी टोटल इनकम? आंसर इज नो। तो दूसरा टेस्ट भी फेल है। तो इसका मतलब थर्ड टेस्ट के हिसाब से ये चारों चीजें पूरी होनी चाहिए। जब हमने पैसे निकाले तो सर इवेंट अकर हो गया, ओके सर, पर्सन पता लग गया, सब्सिडी कंपनी को लगना है, सर अमाउंट पता लग गया, पर क्वेश्चन ये उठता है सर टैक्स रेट तो है ही नहीं। बिकॉज मैंने बताया था सेक्शन 4 जो फाइनेंस एक्ट की जो रेट है वो सेक्शन 4 में जो टोटल इनकम है उसी के लिए रेट है। तो जो इनकम सेक्शन 4 से बाहर है, जो टोटल इनकम के टेस्ट से बाहर है, उसके लिए फाइनेंस एक्ट में रेट नहीं दिए होते। तो व्हाट आई वांट टू से, उसके लिए रेट आपको दिए होते हैं सर आपके एक्ट के अंदर ही। क्योंकि 47A के हिसाब से आपको कोई रेट नहीं दिया हो, तो वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू कि सर 3 टेस्ट तो पास हो रहे हैं, एज टू इवेंट, एज टू पर्सन, एज टू क्वांटम, पर टैक्स रेट नहीं है, तो इस इनकम का टैक्सेशन नहीं हो सकता। और टेक माय वर्ड्स, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। लेट अस टेक अबाउट 68, 69, 69A। जब मैं 68, 69, 69A की बात करता हूं तो प्लीज नोट कर लें, तब पहले 2-3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में उन्होंने समझाया था कि भैया ये सारी की सारी ये इनकम तो सर आपकी सर डेफिनेट सोर्सेज से आती है। तो प्लीज नोट करें ये ऐसा क्यों होता कि 1922 के एक्ट में 68 और 69 के नाम की कोई चीज नहीं थी। तो अगर कोई इनकम अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट है या अनडिस्क्लोज इनकम है, तो वो कहीं ना कहीं तो टैक्स करनी पड़ती। तो उसके बाद 1961 के एक्ट के हिसाब से सर एक जजमेंट आई पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की, सर किम फार्मा, और किम फार्मा में उन्होंने समझाया और उन्होंने डिफरेंशिएट किया। यही बात जो मैं आपको समझा रहा हूं कि 1922 के एक्ट के अंदर 68 और 69 नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए किसी न किसी हेड में टैक्सेबल होनी बहुत जरूरी थी। क्योंकि अब 68 और 69 डाल दिया गया, तो इसका मतलब सर ये सही मायने में हेडलेस इनकम है, सोर्स तो है पर किसी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज नोट करें, अगर हेडलेस इनकम है तो इसका मतलब सेक्शन 4 से बाहर की इनकम है, तो इसका मतलब रेट भी होना चाहिए। तो रेट सर आप इश्यू जो मेजर बताता हूं सर, रेट आया पहली बार 115 बीबी में पहली बार 2012 से, जो पहले 30% था, जो अब 2016 में 60% हो गया। और क्वेश्चन उठता है व्हाट अबाउट सर 68 और 69 व्हिच हैज हैपेंड 2012 से पहले। तो जो आपका 12-13 असेसमेंट ईयर है, प्लीज नोट करें, ये प्रोस्पेक्टिव सेक्शन है 115 बीबी। तो प्लीज नोट करें, वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू लाइक दिस कि सर 12-13 से पहले सर आपके पास रेट नहीं था, क्योंकि रेट नहीं था और सेक्शन 4 से बाहर की इनकम है, उस इनकम पे टैक्स नहीं ले सकता। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विवाद से विश्वास अब आखिरी डेटें आ गई हैं। आप पे कुछ केस होंगे 2007-8 के, 8-9 के, 9-10 के, 10-11 के, और 11-12 के, 12-13 के। और ऐसे केस में वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू लाइक दिस कि सर क्योंकि रेट नहीं था, बाकी 3 चीजें पूरी हो रही है। ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की है गंगा सरन वाली, ये जजमेंट सर फॉलो नहीं हो पा रही, इसलिए टैक्सेशन नहीं हो पाएगा। अब ऐसे केस में बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं। इट कुड बी से 12(2), 41, 28, 10, 56(2)(9), 72(a), ऐसे बहुत सारी इनकम हो सकती है जो 47(13) जो टैक्सेशन नहीं हो पाएगी। तो टेक माय वर्ड्स, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको आपको घर पे जाके पढ़ना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। जो मैंने आपको 3 टेस्ट बताए हैं, इस पे थोड़ा होमवर्क करें,
और ये चेक करें ये टेस्ट कहां पे लग पा रहे हैं, कहां पे नहीं लग पा रहे। और टेक मेंबर्स मेरा टारगेट ये सर आपको नया थॉट देना है, नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करनी है कि इनकम टैक्स को सही तरीके से पढ़ना कैसे। और ऐसे केस में, और मैं मेरा पर्सनल मानना है, जब तक आप नए तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक सर आप वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे। विद दीज वर्ड्स, ओवर टू यू दीपक भैया। नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड। Thank you, Nitin Bhaiya, for speaking on this topic and you're continuously speaking since last 2 hours. I appreciate your efforts, and it's around 9 p.m. and you are still in office. So once again, I say that you are doing the commendable job for the profession. And now, friends, if you have any queries, you can write your queries in the chat box so that we can take up your queries. Also, like we asked yesterday as well, please give your reviews as well about the session, whether the positive or any improvement you want. We are ready to accept that as well. So kindly provide your reviews as well. Recording of the today's session also will be uploaded on YouTube channel of Study Cafe. Yesterday's recording, in case any of you have missed it, we have already uploaded on YouTube channel. Link also I will share with all of you. भैया दो क्वेरीज हैं, एक तो विमला वी की है, Q&A में है, काफी बड़ी क्वेरी है। सो आई मैंने पढ़ लिए भैया, प्लीज नोट करें। मैडम उसको ना मेरे को जो आपका एडिट कॉलेज है उसका स्ट्रक्चर बता दें, वो चेक कर लें। अगर वो गवर्नमेंट में आ रहा है, तो आपको 10-10 में एग्जामिशन मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता लग पाएगा तब तक मैं आपको इसके बारे में आंसर नहीं दे पाऊंगा। और संजीव जी नाउ क्वेरी पूछ रहे हैं, चैट बॉक्स में है, इफ FNA पेड फॉर मार्च इन अप्रैल, इन विच ईयर इट विल बी टैक्सेबल? F&F क्या होता है भैया? फुल एंड फाइनल, जो एक कोई एम्प्लॉय जब कंपनी छोड़ के गया। अच्छा, फुल एंड फाइनल, ओके, फुल एंड फाइनल, ओके, राइट। तो F&F आपका फुल एंड फाइनल जब मान लो मार्च में दे दिया, तो उन्हें बताया जब फुल एंड फाइनल दिया तो ऑफिस बात है, चाहे आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से ही मिल जाए, तो टैक्सेबल आपका कहां पे हो जाएगा भाई? से फुल एंड फाइनल मेरे को आपने दे दिया तो ऑफिस बात है ड्यू था तभी आपने दिया, तो ऑफिस बात है इट विल टैक्सेबल जब ड्यू होगा। तो इन द सेंस जो फुल एंड फाइनल दे दिया आपने, तो आपको सर आपका मार्च में ही टैक्सेबल हो जाएगा भैया, क्योंकि उसमें एडवांस, मान लीजिए अगर 2 महीने की से आपको नोटिस पीरियड देना था और 2 महीने का नोटिस पीरियड की पेमेंट भी आज ही कर दी, एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल आपकी मार्च में ही होगी सर, टैक्सेबल मार्च में ही हो जाएगी सर। ठीक है सर। Link of the video of yesterday's I'm sharing with all of you in the chat box. In the meantime, if you have queries, you can ask your queries. ये सेमिनार कैसा लगा वो बता दीजिए, थोड़ा सा अगर अच्छा लगा बुरा लगा वही बता दीजिए प्लीज, वही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इम्प्रूवमेंट का कोई काम है तो वही बता दीजिए। I'm sharing the link of yesterday's session. Very good, great session, very good session. Session has been very knowledgeable and helpful. Nice मेरी session. पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सर आप जो मैंने आज आपको पढ़ाया है सुने, लोगों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, पर एटलीस्ट जो मैंने बताया है इसको घर पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, आप टेस्ट नहीं करेंगे, क्या होता है भैया, जो मैंने आपको टोटल इनकम बताया, शुरुआत में आपको इनिशियली दिक्कत लगेगी, राइट, कि भैया टोटल इनकम पहले चेक करूं, पहले इनकम है या नहीं है, फिर टोटल क्या सेक्शन 5 का टेस्ट पास हो रहा नहीं हो रहा। पर पहले आपको आधा घंटा लग सकता है, फिर उसके बाद 25 मिनट, फिर 20 मिनट, और आने वाले टाइम में आपको 2 मिनट में आप चेक कर लेंगे यार टोटल इनकम का टेस्ट पास कर रहा है नहीं कर रहा, मजा उसमें आना चाहिए भैया। पर एक बार आपको ये प्रैक्टिस शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे वो नॉर्मल इनकम भी है, हमेशा ये आदत डाले ये तीनों टेस्टों में से कौन सा टेस्ट पास हो रहा है। और मैंने आपको फिर बताया, जैसे कल आपको समझाया था, whenever you have got some any problem, any कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, try to revisit those things again and again, सेक्शन को दोबारा रिविजिट जरूर करें, whenever you revisit the section you will get new things. Since मैंने कल के सेशन का लिंक शेयर कर दिया है, because you are asking for the link, so I've shared the link in the chat box. Also, those who have not yet replied about the session, kindly revert in the chat box. How was the session? We are still waiting for your replies. Many participants have not yet replied. So, I want to thank Deepak Bhaiya for giving this wonderful opportunity.
अदर 2-2 घंटे का 2 सेशन नॉर्मली क्या होता है एक सब्जेक्ट के अंदर, जो सेशन ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था 2-2 घंटे का बना लेंगे, थोड़ा सा बेटर भी हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपने यू अप्रिशिएटेड माय इशू एंड और आपने ये किया, थैंक्स अ लॉट टू दीपक भैया, आपको भी, और यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। नितिन भैया थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू से टू यू बिकॉज ये आपकी मेहनत है एंड यू आर गिविंग फुल टाइम टू द प्रोफेशन। रात के इस टाइम 9 बज रहे हैं, still you are in office, and yesterday also you left very late from office. And since we wanted that all the participants should learn this concept thoroughly, and there should not be any issue that time का कुछ issue आ रहा है, कुछ आ रहा है, so that's why we suggested the 2 day session. And now I can see that yes, 2 day session was required for this topic, because in one day this was not possible to complete with all the judgments that you have shared, citations also you have shared here. So नितिन भैया कुछ आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी लोग मांग मैं रहे डाल हैं। दूंगा, डाल दूंगा। Yes. So Nitin sir's phone number and email ID is provided by Nitin sir. आपकी कोई भी क्वेरी हो, you can anytime call him or आप message him. नंबर भैया मैं बोल भी देता हूँ, भैया बोल भी देता हूँ, Yes. 9810387163 98 103 87 163 9810387163, और मेरा ईमेल आईडी है nitinkanwar@globalco.in, NITINKANWAR@globalco.in। तो आपके कोई भी क्वेरीज हो ऑन एनी टॉपिक, नितिन सर is always ready to serve your queries. He is more than happy to resolve your queries. तो कभी भी मैंने आधी रात को भी देखा कि आप फोन करोगे तो आपको क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे। आपकी कोई भी दिक्कतें हैं that also he will resolve. And before you leave, I just want to inform you that from Monday we are doing 3 days course on ITR filing as well, so that professionally also you can learn how you can file the ITRs. So see, Manoj Lamaji will take these 3-day session. So information on वेरी वेरी परफॉर्म स्पीकर सर, वेरी वेरी परफॉर्म स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर है, और वन शुड लर्न इट, क्योंकि होता क्या है आईटीआर में ये कई बार दिक्कत आता है, 5 लगाना है, 7 लगाना है, कौन सा लगाना है, इसमें बहुत इश्यूज रहते हैं भैया। वन शुड, एवरीबडी शुड, मैं भी कोशिश करूंगा अटेंड करने की भैया। छोटी छोटी चीजें होती है नितिन भैया जो कि लोगों को नहीं पता होती है कि क्या करे, उसमें क्या ऑप्शन चूज करे, क्या नहीं करे। So that's why we thought कि यार 3 दिन का एक वो कर लेते हैं, and so that the queries of the participants will be resolved in this case. So link of the same has already been shared with you. And PPT जो है आज के सेशन की और कल के सेशन की, we will upload it in our Telegram channel, and from there you can download, and I will share the link of the PPT with all of you as well. So मेरा तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है ज्यादा, कोई क्वेश्चन है भी नहीं ज्यादा, तो क्या लेट अस कॉल इट अ डे। Yes. So once again, Nitin Bhaiya, thank you for accepting our invite. You are always ready to come and serve the profession anytime. Whenever I call you, you are without any hesitation. You always says yes. I'm ready to do. Even during this time when there is a lot of pressure of the tax audit and return filing, that time also you are giving the lecture and delivering the lecture. So thanks a lot to you. Thanks a lot to you for giving this opportunity. Thank you, Bhaiya. Thank you, Bhaiya. And to all the participants as well. I once again thank you all the participants for joining. Thanks a lot to all from my side also. इतनी रात को मेरे साथ जागना, मेरे को तो खैर बोलना है, और यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। Thank you, भैया. Thank you, भैया. Thanks a lot. Thank you everyone.